हेलो। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के जो है भौतिक प्रदेश देखेंगे। जैसा कि हमारा लेवल सिस्टम का सिलेबस है उसमें हमें क्या पढ़ना, मरुस्थल देखना है। जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, यानी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। इससे पहले हमने राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार देख लिया था। अब ये जो है दूसरी यूनिट है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है लेवल सिस्टम के में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो भौगोलिक जो प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण जो है 2 आधार पर किया गया है। एक तो है व्यक्तिगत आधार पर और दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर। भौगोलिक कारक मतलब ज्योग्राफिकल जो रीजन है, मतलब जो प्रकृति ने जैसा बना दिया है वो क्षेत्र है ना, भौगोलिक रूप से उसके आधार पर, यानी कैसी जो है भौगोलिक स्थिति है उस आधार पर। तो 2 प्रकार हैं। एक है व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण, जो है किसने किया है, राजस्थान का। तो प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार राजस्थान जो है उसे 7 भागों में बांटा है। और प्रोफेसर BC मिश्रा ने ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बुक लिखी थी 1967 में। ये बात आपको याद रखनी है। और जो 7 भौतिक प्रदेश हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला नहरी प्रदेश हो गया, है ना, यानी कि यहाँ पर नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। फिर यहाँ शुष्क प्रदेश हो गया, फिर यह अर्धशुष्क प्रदेश हो गया, फिर ये अरावली प्रदेश है, यानी कि अरावली पर्वतमाला है यहाँ। फिर पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर कृषि भी होती है और उद्योग हैं। यहाँ जयपुर अलवर इधर साइड में खूब सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। फिर है ये दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी दक्षिण का एरिया, दक्षिण पूर्व में जो एरिया है उसके अंदर कृषि खूब होती है लेकिन उद्योग कम है ना। और ये जो है चंबल एवं बिहार प्रदेश है। ठीक है। तो ये 7 प्रदेश हैं, ये आप यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए। तो ये प्रोफेसर BC मिश्रा ने जो है 7 भागों में, 7 भौतिक भागों में बांट दिया था राजस्थान को। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण कैसे हुआ राजस्थान का। तो राजस्थान का जो वर्गीकरण है भौगोलिक आधार पर, वह उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर किया गया है। यानी कि कौन सा क्षेत्र ऊंचा है, उससे नीचा कौन सा क्षेत्र, और जलवायु कैसी है उस आधार पर है। ठीक है। जैसे 4 हैं। एक मरुस्थल है, ये जलवायु के आधार पर है। मरुस्थल जो है जलवायु के आधार पर बांटा गया है। फिर अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान, ये किस पर है, उच्चावच के आधार पर, यानी सबसे ऊंचे अरावली, उससे नीचे क्या है, हाड़ौती, यानी पठारी क्षेत्र, फिर उससे नीचे मैदानी क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है भौतिक प्रदेश हैं जो 4, मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है। जैसा कि सिलेबस में दे रखा है। तो इनकी कुछ डिटेल है, सामान्य जानकारी है, वो देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का, 61.11% क्षेत्रफल है। देखो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, मरुस्थल का, है ना। आधे से ज़्यादा राजस्थान मरुस्थल में जाता है, 61.11%। ठीक है। और इस 61.11% में कितना जनसंख्या रहता है, कितनी जनसंख्या रहती है, 40%, है ना, 40%। और अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र, उसका जो क्षेत्रफल है वह 9% ही है, लेकिन उसके अंदर जो जनसंख्या है वह 10% रहती है। यानी कि जितना क्षेत्रफल है उसके लगभग ही जनसंख्या का प्रतिशत है। और पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है 23% है, लेकिन जनसंख्या उसमें 39%, यानी कि लगभग 40% के लगभग जनसंख्या रहती है। तो देखो मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है, 61.11%, और उसमें 40% जनसंख्या रहती है। और वहीं पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 23% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, 39%। यानी कि यहाँ बताओ जनसंख्या तो सेम सी है लेकिन क्षेत्रफल में अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ 61 है, यहाँ 23 है। तो इसलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि पूर्वी मैदान के अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है वह ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा है। ठीक है। और ये हाड़ौती क्षेत्र, उसके अंदर जो क्षेत्रफल है वह कितना क्षेत्रफल आता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 6.89% आता है, और जिसके अंदर जनसंख्या 11% रहती है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। मिट्टी आप जनरली याद रख लीजिए, मरुस्थल के अंदर रेतीली और बलुई मिट्टी मिलती है। और इसका जो जलवायु है शुष्क, वह अर्धशुष्क जलवायु होती है मरुस्थल की। अरावली की उपाद्र जलवायु होती है। और मिट्टी कैसी होगी, पर्वतीय, क्योंकि पर्वत है, या फिर बनी मिट्टी होगी अरावली की क्षेत्र के अंदर। और पूर्वी मैदान के अंदर जो है जलोढ़ और कछारी मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है सबसे ज़्यादा। और इसकी जो जलवायु है वह आर्द्र जलवायु है। और हाड़ौती जो है काली मिट्टी है और वह अति आर्द्र जलवायु है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि सूचना के आधार पर ही सब कुछ होता है। सारी की सारी जो भी नॉलेज है ना, ज्ञान है, वह पहले सूचना से ही जन्म लेती है ना। जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये डाटा आपको याद रखना है, और ये डाटा ही पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण किससे हुआ, तैथिस सागर से हुआ है। जो मरुस्थल है हमारा उत्तर पश्चिम में है, उसका तैथिस सागर से निर्माण हुआ है। और कब निर्माण हुआ है, वह काल कौन सा, टर्शियरी काल है या फिर और
प्लीस्टोसीन काल है, इन दोनों काल के अंदर निर्माण हुआ है। तो बहुत लंबे समय तक इनका निर्माण हुआ है, लंबे समय में, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में हमारा कलयुग चल रहा है उसका जो काल है उसे क्या बोलते हैं, हेलोसीन काल बोलते हैं उसे, ठीक है। मरुस्थल का विस्तार और ढाल देख लेते हैं। मरुस्थल का विस्तार कितना है, जैसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है ये, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है टोटल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो लंबाई है, ऐसे जो लंबाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई जो है इतनी, ये चौड़ाई है, ये यहाँ पर आगे तक ये दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं ऐसे यहाँ ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है बताओ, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और औसत ऊंचाई यानी कि जो ये जो मरुस्थल है वो कितना ऊंचा है, तो समुद्र तल से है ना, तो 200 से 300 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। ये और जो क्षेत्र है उनसे। ढाल क्या है, मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व है ये ऐसा जो है उत्तर पूर्वी है। इधर से इसका ढाल कितना है, इधर है दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल जाता है, ठीक है। दक्षिण की ओर, ये दक्षिण का है और ये पश्चिम हो रहा है। जैसे देखो ये उत्तर, ये नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, है ना। तो ढाल किधर है, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इससे किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, ढाल है किसका, मरुस्थल का ढाल होता है, यानी ढलान है। तो इधर ऊंचा क्षेत्र है, इस कारण से इस क्षेत्र में क्या है, नदियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है, नदियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इधर जो है हनुमानगढ़ से बीकानेर होते हुए पाकिस्तान की ओर क्या, घग्गर नदी का बहाव है ऐसे, ठीक है, ऐसे घग्गर नदी जाती है। और इधर नीचे की साइड क्या, लूनी नदी का बहाव है ना, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे, अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं, अभी हमने केवल ये राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके बारे में देखा था। अब देखते हैं मरुस्थल का अध्ययन देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे ये मरुस्थल है, एक सेकंड, जैसे ये राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का मैप है, इसके अंदर देखो ये यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये यहाँ तक ये जो है ये क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल जो है उसके अंदर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उसका जो क्षेत्रफल है, ये जो रेड में दिखा रखा है, ये शुष्क मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल है 1 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। और जो ये है, ये बाकी का जो है दूसरा, ये लाइट येलो सा जो है, पेल येलो जो कलर है ये दिखा रखा है, ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल जो 25 से 50 सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। अब जो शुष्क मरुस्थल है उसे क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश बोलते हैं। राठी प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राठी नस्ल की गाय मिलती है, ठीक है, इसलिए इसे राठी प्रदेश बोलते हैं शुष्क मरुस्थल को। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या बोलते हैं, बांगड़। तो ये बात याद रखना, बांगड़ किसे बोलते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल को। ये जो है ये शब्द अच्छे से देख लीजिए, बांगड़। और एक होता है बागड़, वो आगे हम देखेंगे बागड़ कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना आपको बांगड़, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा जो है वो किसके अंदर होती है, अर्धशुष्क मरुस्थल से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क मरुस्थल के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। ये शुष्क मरुस्थल है ना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र शुष्क मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो बालू के स्तूप हैं, है ना, जो बालू के टीले हैं, वो जहाँ मिलते हैं और नहीं मिलते हैं उस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है क्या, शुष्क मरुस्थल। जहाँ मुक्त प्रदेश है वो कितना है, शुष्क मरुस्थल के अंदर 41.5% क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना, 58.5%। तो ये डाटा याद रखना, डाटा याद रखने वाली बात है तो वो याद रखनी ही है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को क्या बोलते हैं, हमादा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, पथरीला जो है मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर क्या है, रेत नहीं पाई जाती, ठीक है, जैसे हमादा बोलते हैं, यानी पथरीला क्षेत्रफल है। और ये जो हमादा है यानी पथरीला जो मरुस्थल है, पथरीले मरुस्थल को हमादा बोलते हैं, वो कहाँ पर मिलता है, जैसलमेर से पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, जैसलमेर में। जोधपुर से फलौदी का जो क्षेत्र उसमें है, और बाड़मेर में। तो ये क्षेत्र जो है इनके अंदर क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी कि हमादा पाया जाता है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है, यानी कि जिसके अंदर बालू के स्तूप बन रहे हैं। तो बालू का स्तूप बनेंगे तो पवन होगी, पवन क्या करेगी, मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगी, ले जा करके एक जगह पर क्या जमा कर देगी, है ना, मिट्टी नीचे जमेगी। तो पवन से मिट्टी उड़ी
मिट्टी का क्या हुआ, निक्षेपण यानी जमाव हुआ, उस जमाव के कारण क्या बन गया, बालू का स्तूप। तो ऐसा जो क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये प्रक्रिया होती है उन्हें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है, 58.5% है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है बताओ, जैसलमेर के अंदर है। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर है, जोधपुर में, यानी सभी प्रकार के। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं बालू के स्तूप के, देखो वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। देखो बालू के स्तूप के प्रकार कौन से, तो सभी प्रकार के कहाँ मिलते हैं, जोधपुर में, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में। तो जैसे बरखान है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य या रेखे बालू का स्तूप है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति को बरखान कहते हैं। ठीक है, बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में यानी चूरू के भालेरी गांव के अंदर है। तो ये बात याद रखना। बरखान क्या होता है, जैसे ये जो है हवा चल रही है, ठीक है, हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, ये आपको इधर ये डायरेक्शन गलत है, ये दिशा गलत है, एक सेकंड, ठीक है। तो हवा इधर से नहीं उधर से चल रही है, ये हवा आ रही है ऐसे, तो ये जो हवा है ना इधर काट करके इसको इस प्रकार से बना देती है। तो उत्तल पवन विमुख है और ये अवतल पवन विमुख है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई कितनी है इसकी, ये चौड़ाई है कितनी, ये जो चौड़ाई है 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ये इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई जो है इसकी 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, किसकी, बरखान की। अब समझे, अब बरखान ऐसा है, देखो हवाएं चलने के कारण इस प्रकार का अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है, ऐसा बालू का स्तूप बन जाता है, उसे बरखान बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये बात आपको मेन तो ये बात याद रखनी है, कहाँ मिलता है बताओ, शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में जो चूरू के अंदर आता है शेखावाटी क्षेत्र, उस चूरू के अंदर भी भालेरी जो गाँव है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, बरखान जो है बालू का स्तूप मिलता है। बरखान बालू का स्तूप क्या है, सर्वाधिक गतिशील है और स्थानांतरित बालू का स्तूप है। इस कारण मरुस्थलीकरण में इसका योगदान है। मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, बरखान का है। तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी का निक्षेपण जो है समकोण पर होता है, एक पवन जो है 90 डिग्री एंगल पर उसे लेकर के जाती है मिट्टी को, जैसे कि ऐसे पवन ऐसे चल रही है तो ये जो मिट्टी ऐसे जमा होती जा रही है। ठीक है, और जैसे आगे कोई भी जैसे कोई भी जो है रुकावट है, उस रुकावट से रुकी हुई है, ऐसे पवन आ रही है। ठीक समझे, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृति जो होती है उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ सीधी सी बात है, समकोण पर, ये बात याद रखनी है। बात क्या क्या याद रखनी है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। बरखान कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, भालेरी गांव में, शेखावाटी क्षेत्र में। अनुप्रस्थ कहाँ मिलता है सर्वाधिक, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बट शेखावाटी जो सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप है शेखावाटी के अंदर, है ना। और ये जो है बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है सर्वाधिक क्या है, स्थिर बालू का स्तूप है, यानी रोका हुआ है, ज़्यादा डोलता नहीं है, ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये बात याद रखनी है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी, है ना। तो ये है, यानी कि सीधी सी बात है बीकानेर संभाग के अंदर, बीकानेर संभाग के अंदर ये चारों आते हैं, ये हैं। ठीक, अनुदैर्घ्य या रेखे बालू का स्तूप या समांतर बालू का स्तूप, यानी कि जैसे हवा ऐसे चल रही है तो हवा के समांतर में ही जो है ये देखो मिट्टी के टीले बने हुए हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर बालू का स्तूप। जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समांतर होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप बोलते हैं, सीधी सी बात है। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में, तो ये बात याद रखनी है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, जैसलमेर में। अनुप्रस्थ कहाँ मिलते हैं, बीकानेर संभाग के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा स्थिर बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ। बरखान सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चूरू के भालेरी गांव में। ये जो मेन बात है ये याद रखनी है। और इसके अंदर ये बरखान के अंदर ये भी याद रखनी है कि ये सर्वाधिक गतिशील है, और सर्वाधिक जो है स्थिर कौन सा है, अनुप्रस्थ। सर्वाधिक गतिशील कौन सा, बरखान है। ठीक है, और ये जो बरखान का है सबसे ज़्यादा योगदान है मरुस्थलीकरण में। ठीक है, ठीक है, और ये जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है इसके अंदर ये एक नोट है, ये क्या मिलता है, यह बालू का स्तूप लूनी, जवाई एवं घग्गर बेसन के पास भी पाए जाते हैं। कौन से, अनुदैर्घ्य यानी समांतर बालू के स्तूप, है ना, या रेखीय बालू के स्तूप कहाँ मिलते हैं, लूनी, जवाई और घग्गर जो नदी है इनके बेसन पर भी मिलते हैं ये। ठीक है, दूसरे हैं पैराबोलिक या परवलीय बालू का स्तूप, है ना।
परवलीय बालू का स्तूप क्या है, ये क्या है, जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, बरखान के विपरीत होते हैं जस्ट, ठीक है। इनमें अपोजिट डायरेक्शन में हवा जाती है, ठीक है, ऐसे बरखान में ऐसी हवा जाती है, इनमें हवा ऐसे आती है, ठीक है। बरखान के विपरीत होते हैं और हेयरपिन आकृति में बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में है। तो सबसे ज़्यादा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, बताओ कौन से, पैराबोलिक। सबसे ज़्यादा पैराबोलिक या परवलीय बालू का स्तूप मिलते हैं जो बरखान के विपरीत होते हैं, है ना, और हेयरपिन शेप के होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी। सीप बालू का स्तूप क्या है, सीफ, ये जब बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिससे निर्मित स्थलाकृति सीप बालू का स्तूप कहलाती है। जैसे ये बरखान है, अब बरखान में तो क्या है, जैसे हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, तो एक साइड से हवा जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, हवा ज़्यादा तेज चल जाती है, एक साइड से कम, ठीक है, तो एक जो इसकी भुजा है वो आगे बढ़ गई, दूसरी भुजा पीछे रह गई, है ना। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है ये क्या, सीफ है, सीप बालू का स्तूप, है ना, पवन की जो है दिशा में परिवर्तन होने के कारण बनता है। तो ये भी कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा, बताओ, जहाँ बरखान सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहीं ये मिलेंगे, बस दिशा में परिवर्तन होने के कारण सीप बन गया है, सीप बालू का स्तूप बन गया है तो बरखान, पहले बरखान ही था। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये भी वहीं शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू के भालेरी गांव में सबसे ज़्यादा बरखान मिलते हैं, तो वहीं ये भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। ये क्या है, एक दो से ज़्यादा अगर इनके अंदर जो भुजा बन जाती हैं तो वो तारानुमा बन जाती है, स्टार शेप। तीन या तीन से अधिक भुजा वाले, सॉरी दो नहीं, तीन या तीन से अधिक भुजा वाले स्थलाकृति को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। अनियमित हवाओं के कारण क्या बनते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप बनते हैं। तो आपको इस तारानुमा के अंदर क्या याद रखना है कि सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर और सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो मेन बात क्या याद रखनी है, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में तारानुमा बालू का स्तूप मिलते हैं, जैसलमेर में भी मिलते हैं, बीकानेर में भी मिलते हैं, और मेनली श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। तो ये तारानुमा बालू का स्तूप का आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, अन्य बालू का स्तूप जैसे सर्व कापीज, है ना, श्रव है ये, है ना, श्रव कापीज, है ना, SHURV, है ना, श्रव कापीज, है ना, ठीक है। मरुस्थल जो सर्व होती हैं यानी झाड़ियाँ जो होती हैं, है ना, मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप को सर्व कापीज बालू का स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में मिलते हैं, है ना, जिन्हें नेवखा भी बोलते हैं, है ना, नेवखा भी बोलते हैं। जैसे ये कोई झाड़ी है, एक मिनट, जैसे ये कोई झाड़ी है और इधर से मिट्टी हवा लेकर के आ रही है, तो इस झाड़ी के पास क्या मिट्टी जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनेगा इस झाड़ी की वजह से उसे क्या बोलते हैं, और छोटे छोटे बनते हैं झाड़ी की वजह से, तो इन्हें क्या, छोटे बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वकापी या नेवखा बोलते हैं, नेवखा, है ना। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो देखो बरखान सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, बताओ, बरखान कहाँ मिलते हैं, शेखावाटी के चूरू भालेरी गांव के अंदर मिलते हैं। फिर अनुप्रस्थ वाले जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, जो बीकानेर संभाग है उसके अंदर अनुप्रस्थ वाले मिलते हैं, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र। अनुदैर्घ्य कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, जैसलमेर में, ठीक है। तो ये तीनों याद हो गए ना, बरखान, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, जैसलमेर में। परवलीय कहाँ मिलते हैं, पैराबोलिक, परवलीय ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है, सभी जिलों में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तो सभी जिलों में मिलते हैं, इसका स्पेसिफिकली कोई जिला याद रखना ही नहीं है, परवलीय में या पैराबोलिक सबसे ज़्यादा ही मिलते हैं। सीप जो है बरखान से ही बनते हैं, तो जहाँ बरखान मिलता है वहीं सीप मिलते हैं। तारानुमा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो ये बात याद रखनी है, तारागढ़ में, ठीक है। और सर्वकापीज कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। सर्वकापीज या फिर नेवका कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेटवर्क बालू का स्तूप क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को जो नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है, यानी एक दूसरे से जो बालू का स्तूप जुड़े हुए रहते हैं ना, उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप बोलते हैं। जैसे ये कहाँ मिलते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं, बीकानेर और जोधपुर में मिलते हैं नेटवर्क। अवरोधी बालू का स्तूप यानी कि जो रुके हुए हैं, अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप जो है उन्हें क्या बोलते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। ये याद रखना आपको, पुष्कर, अजमेर के अंदर मिलते हैं। यानी कि जैसे ये अरावली है और इधर से हवा आ रही है मिट्टी लेकर के, तो इस अरावली के कारण यहाँ अरावली के जहाँ नीचे ये जो है बालू का स्तूप बन जाते हैं।
तो ये बात आपको बालू का स्तूप को याद हो गया होगा। जो एग्जाम्पल्स हैं यानी कि जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, यही इसमें मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार और आप इसे पीडीएफ को खुद से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। समकोणीय बालू का स्तूप कौन से हैं, यानी कि जिन पर हवा जो है समकोण पर पड़ती है। तो देखो समकोण पर हवा किन पर पड़ती है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये तो खुद ही समकोण है। बरखान पर भी जो है, जैसे ये बरखान है तो हवा ऐसे आ रही है, समकोण पर ही आ रही है ना, हवा समकोण पर ही आ रही है बरखान में भी, ठीक है। पैराबोलिक जो है उसमें भी क्या है, परवलय पैराबोलिक, ये क्या है, इसमें भी ये बरखान के विपरीत है, इसमें हवा ऐसी आती है, हेयर पिन शेप के होते हैं। इनमें भी क्या है, समकोण पर। समांतर ये बालू का स्तूप कौन से हैं, जिनमें हवा क्या है, मिट्टी या फिर बालू के जो स्तूप हैं उनके समांतर बहती है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है और सीप बालू का स्तूप है, ठीक है। और सीप बालू का स्तूप है, ठीक है। इसमें क्या है, हवा क्या है, समांतर हो जाती है किसके, देखो ये जो ऐसे जा रही है और हवा भी ऐसे जा रही है, तो इसका जो एक जो भुजा है वह हवा के समांतर हो जा रही है। तो सीप जो बालू का स्तूप है वह किस में आता है, समांतर में। और अनुदैर्ध्य तो है ही है, अनुदैर्ध्य सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जैसलमेर में मिलता है ना, ये रहा जैसलमेर मिलता है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य कहाँ मिलता है, लूनी जवाई और घग्गर के बेसन में भी मिलता है, ठीक है ना। लूनी जवाई और घग्गर बेसन के पास भी मिलते हैं अनुदैर्ध्य। तो ये हमारे बालू के स्तूप हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा जो शुष्क मरुस्थल है मेनली उसके अंदर क्या था, हमने देख लिया था, एक तो हमादा क्षेत्र था, है ना, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था, और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था, उसके अंदर बालू के स्तूप थे। कौन कौन से बालू के स्तूप थे वो हमने देख लिए थे, वही इसमें आता है, वही इंपॉर्टेंट है किसमें, शुष्क के अंदर। अब आता है हमारा अर्धशुष्क, ये अर्धशुष्क है, ठीक। अर्धशुष्क के अंदर देखो क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर के अरावली क्षेत्र के जो है, अरावली लग जाती है जहाँ से, जो क्या है 50 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य स्थित का जो भूभाग है उसे अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर, और यहीं 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है यहीं पर क्या है, अरावली हमारी लग जाती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर के अरावली क्षेत्र की सीमा के लगने तक का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, हम अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। अर्धशुष्क मरुस्थल का अध्ययन क्या करते हैं, अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे लूनी बेसन, नीचे का जो ये हिस्सा है ये लूनी बेसन है, यानी कि लूनी नदी के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है लूनी बेसन। नागौरी उच्च भूमि है, ये नागौर की उच्च भूमि है। आगे शेखावाटी अंत्यप्रवाह, ये शेखावाटी अंत्यप्रवाह है, यानी कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उनके अंदर अंत्यप्रवाह यानी अंदर की ओर नदी बहती है मिट्टी जमीन के अंदर। घग्गर बेसन ऊपर का जो हिस्सा है वह घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया जो बेसन है उसे घग्गर बेसन बोलते हैं, है ना। हनुमानगढ़ वगैरह का जो हिस्सा, हनुमानगढ़ और गंगानगर का, ठीक है। तो देखते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लूनी बेसन देखते हैं। लूनी बेसन इसे गौड़वाड़ बेसन भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसे गौड़वाड़ बेसन बोलते हैं, लूनी बेसन को गौड़वाड़ बेसन भी कहा जाता है। विस्तार कहाँ है इसका, पाली, बाड़मेर या बालोतरा, है ना, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, है ना। अब जोधपुर ग्रामीण तो है नहीं, ठीक है, नहीं है ना, अब जोधपुर ग्रामीण तो केवल जोधपुर ही लिख देंगे। वैसे मेनली जो ग्रामीण हिस्सा है उसके अंदर बहती है क्या, ये लूनी बेसन का जो लूनी का जो बेसन है ना, ठीक है। तो जोधपुर, ठीक है। तो विशेषता क्या है इसकी, किसकी, लूनी बेसन की, लूनी की, है ना। नेहडरन, ये लूनी बेसन में सांचौर जिले में स्थित है, सांचौर या फिर जालौर, अब तो जालौर ही है, ठीक है। अब तो क्या है, जालौर ही है, पहले सांचौर था, अब क्या है, जालौर ही है, जालौर ही है, जालौर जिले में स्थित है नेहडरन, ठीक है। नेहडरन क्या बोलते हैं, ये लूनी का जो बेसन में जो है जालौर जिले में स्थित है, लूनी का बेसन जो जालौर जिले के अंदर जो स्थित है उस बेसन को क्या बोलते हैं, नेहडरन बोलते हैं। है लूनी का ही बेसन, है ना, लेकिन जालौर के अंदर उसे नेहडरन बोलते हैं। इस बेसन में लवणीय पादप पाए जाते हैं, है ना। और बाड़मेर, बालोतरा के अंदर, है ना, बालोतरा जिले के अंदर, बाड़मेर में है, मतलब पहले बाड़मेर में था बालोतरा, अब बालोतरा खुद से एक जिला है, उसके अंदर लवणीय पादप पाए जाते हैं लूनी बेसन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये लूनी बेसन हो गया हमारा, इतना ही है लूनी बेसन, है ना, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। ये नीचे का लूनी बेसन हो गया, इससे ऊपर क्या है, नागौरी उच्च भूमि है, फिर क्या अंतःप्रवाही क्षेत्र, फिर ये क्या घग्गर मैदान है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, ये जो है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में क्या है, नागौर, डिडवाना, कुचामन,
एवं आंशिक रूप से अजमेर में क्या है, नागौरी उच्च भूमि है, यानी कि यहाँ का जो भूमि है थोड़ी सी ऊंची है, इसलिए नागौरी उच्च भूमि है। विशेषता क्या है नागौरी उच्च भूमि की, कि कुबड़ या बांका पट्टी मिलती है यहाँ। क्यों? क्योंकि यह नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है। कौन सी पट्टी? कुबड़ या बांका पट्टी। कुबड़ और बांका पट्टी क्यों? यहाँ पर एक इस क्षेत्र के अंदर, नागौर और अजमेर के मध्य जो क्षेत्र है, इसके अंदर क्या एक बीमारी पाई जाती है, कुबड़, है ना, फ्लोरोसिस बीमारी, जिसमें कुबड़ निकल आ जाता है। तो इस क्षेत्र में जो बीमारी पाई जाती है उसके कारण से कुबड़ या बांका पट्टी कहते हैं। यह नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है, जहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है। इस फ्लोराइड के कारण क्या होता है, फ्लोराइड के कारण यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है, यानी कि हड्डियों का कमजोर व टेढ़ा होना, गर्दन के पास कुबड़ हो जाना। इस कारण से यहाँ का जो क्षेत्र है, एक जो पट्टी है जो बनी हुई है नागौर से लेकर अजमेर के बीच में जो है, जो लोग रहते हैं उनके अंदर कुबड़ निकल आता है, उसे कुबड़ या बांका पट्टी बोलते हैं नागौर उच्च भूमि के अंदर। ठीक है, नागौर उच्च भूमि के अंदर नागौर आता है, डिडवाना कुचामन आता है, डिडवाना कुचामन, और आंशिक रूप से अजमेर आता है। ठीक है, लवणीय खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं, इसी के अंदर, नागौर उच्च भूमि के अंदर लवणीय या खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने लूनी बेसन हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गई। अब देखते हैं शेखावाटी अंत प्रवाह। ठीक है, विस्तार कहाँ पर शेखावाटी का, चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं नीम का थाना, है ना, मेनली चूरू, सीकर, झुंझुनू। नीम का थाना तो फिर से क्या किस में मिला दिया, सीकर के अंदर मिला दिया फिर से, तो इसको लिखना जो है आवश्यक नहीं है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। ठीक, एक सेकंड बस, एक सेकंड। ठीक है, तो जो है, ठीक है, अंत प्रवाह चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर, है ना, और नीम का थाना के अंदर मेनली है, तो ठीक है, जो सीकर के अंदर ही है। ठीक है, विशेषता क्या है अंत प्रवाह के अंदर, इसकी विशेषता क्या है कि जो जोहड़ है, जोहड़ क्या है, पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। कहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर पानी के जो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ बोलते हैं। ये बात याद रखनी है, याद रखने वाली बात है। तोराबाटी कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को, है ना, क्या बोलते हैं, तोराबाटी बोलते हैं। अब तोराबाटी जो है कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको तोराबाटी बोलते हैं। और ये जो है कांतली नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, खंडेला हिल्स से हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी याद रखने वाली बात है। सर क्या है, मानसून में बनने वाले तालाब को सर कहते हैं। कहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। सर क्या है, मानसून में बनने वाले तालाब को सर बोलते हैं। बीड़ क्या है, बीड़, ये बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है, कन्फ्यूज करेगा बीहड़ और बीड़ के अंदर, है, आगे आएगा बीहड़। ठीक है, बीहड़ आगे देखेंगे। ठीक है, चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, घग्गर बेसन पर आते हैं, तो घग्गर का बेसन ये रहा, हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़। और अनूपगढ़ तो फिर से किस में मिल गया, गंगानगर में, तो यहाँ पर हम इस अनूपगढ़ जिले को हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये मैं चाहता था इसको अपडेट कर देता, लेकिन यहाँ पर आपको ताकि मालूम पड़े कि अच्छा अनूपगढ़ बना था और फिर से किस में मिल गया, गंगानगर में, गंगानगर से बना था अनूपगढ़। ठीक है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का के अंदर जो विस्तार है किसका, घग्गर बेसिन का। विशेषता क्या है, विशेषता जरूर याद रखनी है। नालिया पाट जो है हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी को नालिया पाट कहते हैं, ये बात याद रखनी है। नालिया पाट कहाँ कहते हैं, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी को। काठिया बग्गी जो है घग्गर बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को क्या बोलते हैं, काठिया बग्गी। काठी बग्गी क्या है, मिट्टी है किसकी, घग्गर बेसिन की, चिकनी और उपजाऊ मिट्टी को काठिया बग्गी बोलते हैं। प्रमुख उत्पादित जो फसलें होती हैं घग्गर बेसिन के अंदर, गेहूं, चावल और कपास, गन्ना, है ना, ये बात याद रखनी है। घग्गर जो है, घग्गर ज़्यादा प्रवाह होने पर पाक के फोर्ट अब्बास तक जाती है ना। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में आपने अंतर देख लिया है, क्या है वो आप खुद से सोचें, अच्छा क्या क्या अंतर है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो है मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो कंप्लीट हो गया, शुष्क और अर्धशुष्क। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्याला झील और खंडीन झील क्या होती है। प्याला क्या है, मरुस्थल में अस्थायी पानी की जो झीलें बन जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्याला बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्याला क्या है, प्याला क्या है, अस्थायी झीलें हैं। अस्थायी क्या है, झीलें हैं, परमानेंट नहीं रहती हैं। ठीक है, मानसून वगैरह उसके अनुसार ये बन जाती हैं, प्याला झील। ठीक है, खंडीन क्या है, पश्चिमी राजस्थान यानी कि मेनली जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खंडीन कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनके। प्याला झील अस्थायी झील है और खंडीन झील क्या है,
खंडीन खेती भी होती है जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। जब ये झील सूख जाती है, उस झील के अंदर ही ये खेती करते हैं पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा निर्मित झीलों को खंडीन बोलते हैं। प्याला व खंडीन झीलें सर्वाधिक कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। थली और तल्ली क्या है? थली क्या है? मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली के बोलते हैं, और जो ये कहाँ पर मुख्यतः बीकानेर और चूरू में। अब बीकानेर और चूरू में थली है यानी उच्च भाग है, तो इस कारण इस क्षेत्र में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। कहाँ पर? बीकानेर और चूरू के अंदर। तल्ली क्या? मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि, जैसे ये बालू का स्तूप है तो उनके बीच में जो निम्न भूमि है, नीची भूमि है, उसे क्या बोलते हैं? तली बोलते हैं। देखो ये तली बोलते हैं। इस तली के अंदर क्या है? कई बार झील बन जाती है, पानी भर जाता है, जिसे अस्थायी झील बन जाती है, उसे प्याला बोलते हैं, ठीक है। और पालीवाल और ब्राह्मणों द्वारा जो झील बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? खंडीन बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। थली क्या? ऊंचा उठा हुआ भाग है मरुस्थल का, उसे थली बोलते हैं, जो मुख्यतः बीकानेर और चूरू में। यहाँ पर इस कारण से ऊंचे उठे हुए भाग के कारण यहाँ पर क्या नहीं है? नदियाँ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रन, टाट और दाद। ये क्या है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि व झीलों को रन, टाट या दाद कहते हैं, ठीक है। लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि या फिर झील को रन, टाट या दाद कहते हैं। ये बात याद रखनी है। ये डाटा है। रन, टाट, दाद क्या है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली या अनुपजाऊ भूमि को रन, टाट, दाद कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक रन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लवणीय, दलदली, उपजाऊ मिट्टी है, उसके नीचे क्या? माइकासिस्ट रॉक पाई जाती हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख रन कौन कौन से, वो याद रखने हैं। जैसे ये चूरू है, चूरू के अंदर ताल छापर और पड़िहारा जो है चूरू के अंदर है, यहाँ लिखा हुआ चूरू के अंदर है ना, पड़िहारा या परिहारा बोलते हैं। फलौदी के अंदर देखो बाप और फलौदी दोनों फलौदी के अंदर है, बाप फलौदी। पहले ये क्या है? जोधपुर में था बाप, ठीक है। अब फलौदी अलग से जिला बन गया है, ठीक है। तो फलौदी और बाप कहाँ पर है? फलौदी के ही अंदर। फलौदी खुद एक जिला है, फिर उसके अंदर बाप और फलौदी नाम के क्या है? रन है या फिर झील है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसलमेर के अंदर भाकरी और पोखरन है। जैसलमेर के अंदर कौन कौन से हैं? भाकरी और पोखरन, ये दूर लिखा हुआ, ठीक है। जैसलमेर के अंदर है भाकरी और पोखरन। एक सेकंड, यही थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है, लेकिन उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं तो हूँ, ठीक है, सही कर दूंगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। बालोतरा के अंदर, बालोतरा जो है, बालोतरा के अंदर क्या है? थोब है ना। बालोतरा के नीचे क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर क्या है? रेडाना है। तो थोब कहाँ है? बालोतरा के अंदर। और रेडाना कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। ये क्या है? रन है ठीक है। एक प्रकार से क्या है? झील ही है ये, ठीक है। लवणीय, दलदली जो झील है उन्हें ही रन बोलते हैं, ठीक है। रन, टाट या दाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रन, टाट या दाद प्रमुख जो है मरुस्थल के अंदर कौन कौन से। चूरू के अंदर ताल छापर या परिहारा, फलौदी के अंदर बाप फलौदी, जैसलमेर के अंदर भाकरी पोखरन, बालोतरा के अंदर थो, और बाड़मेर के अंदर रेडाना। बाड़मेर के अंदर क्या है? रेडाना। ये बात आपको याद रखनी है, याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब आते हैं जलपट्टी या लाठीश्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे किसके? मरुस्थल के अंदर, ठीक है। मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हम देख रहे हैं। सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठीश्रीज बोलते हैं, ठीक है। कौन सी नदी की? सरस्वती नदी की, ठीक है। लाठीश्रीज की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर जो है लंबाई है। पोखरन व मोहनगढ़ के मध्य स्थित है जैसलमेर में। जैसलमेर में पोखरन से लेकर के मोहनगढ़ तक, ठीक है, क्या है? लाठीश्रीज है, यानी कि भूगर्भिक क्या है? एक जलीय अवशेष है, जल का अवशेष मिला है भूगर्भ में, जमीन के नीचे, जो कहाँ से कहाँ तक है? पोखरन से लेकर मोहनगढ़ तक है। और इसकी जो लंबाई है वह कितना? 60 किलोमीटर है। पोखरन और मोहनगढ़ ये जैसलमेर के ही अंदर आते हैं। फिर इस जो है लाठीश्रीज के अंदर, यानी कि भूगर्भिक जो जलीय अवशेष है या जलपट्टी है, उसी पर एक चांदन नलकूप है, एक कुआं है, ठीक है, नलकूप है, उसे हम थार का घड़ा बोलते हैं, थार का घड़ा बोलते हैं, ठीक है। विशेषता इस क्षेत्र में क्या है? जो लाठी सीरीज है या फिर जलपट्टी है, भूगर्भिक जलीय अवशेष हैं, उस पर क्या? सेवण घास अधिक पाई जाती है। कौन सी घास? सेवण। जैसे घोड़ा बन जो है हमारा क्या है? राज्य पक्षी है, उसकी शरणस्थली कहा जाता है। घोड़ा बन की जो है शरणस्थली क्या है? यही है लाठीश्रीज या जलपट्टी, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? सेवण घास। ये सेवण घास मिलती है, ऐसे याद रखो। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी कहाँ मिलती है? बायतू, जो बाड़मेर से सांचौर, जो जालौर जिले के अंदर सांचौर है, वहाँ तक जाती है। बायतू बाड़मेर से सांचौर, यानी कि जालौर में, बायतू से सांचौर यानी बाड़मेर से जालौर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बायतू बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर जिले के अंदर बायतू जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर के जालौर के अंदर जो सांचौर है वहाँ तक, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, दूसरी राजस्थान की जलपट्टी, ठीक है। पहली तो ये है क्या? लाठीश्रीज जो पोखरन से मोहनगढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
महत्वपूर्ण बिंदु फॉसिल पार्क और बोल्डर किले और नखलिस्तान, ये भी देख लेते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये अलग से दिखाए गए हैं। बाकी हमने पढ़ लिया है मरुस्थल क्या है। आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, राष्ट्रीय मरुद्यान है ये आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है, जो जैसलमेर में, जैसलमेर के जो आकल क्षेत्र है उसमें है, इसलिए इसका नाम आकलवुड फॉसिल पार्क है। जीवाश्म का निर्माण काल क्या है, यहाँ पर जो जीवाश्म मिले उसका निर्माण क्या है, जुरासिक काल है, जुरासिक काल है, यानी 18 करोड़ यानी कि 180 मिलियन वर्ष पूर्व का, 18 करोड़ साल पहले का जो है जीवाश्म मिला है। और ये जो जीवाश्म है लकड़ी के जीवाश्म है, भारत या राजस्थान के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म, यानी कि लकड़ी जो है उसके जीवाश्म मिले हैं, कहाँ पर, यहाँ पर आकल में। आकल कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क है। एक प्रकार का राष्ट्रीय मरुद्यान है। यहाँ 18 करोड़ साल पहले जुरासिक काल के क्या मिले, लकड़ी के जीवाश्म मिले, जो भारत और राजस्थान के प्राचीनतम है। अब आते हैं बाब बोल्डर किले। बाब बोल्डर किले क्या है, हिमनद या हिमानी जो है इनके द्वारा जमा किए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो हैं उन्हें बाउल्डर बोलते हैं, तथा बारीक अवसाद को क्या बोलते हैं, बोल्डर किले बोलते हैं, ठीक है। तो हिमनद या फिर हिमानी के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं नीचे, ठीक है, उन्हें बड़े पत्थरों को तो क्या बोलते हैं हम, बाउल्डर्स बोलते हैं, बड़े कंकड़ बड़े पत्थर को। और बारीक छोटे छोटे जो हैं अवसाद मिलते हैं उनको बोल्डर किले बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक किले के रूप में बन जाते हैं, मिट्टी के रूप में, है ना, ठीक है। तो उन्हें बाप बोल्डर किले बोलते हैं। ये जोधपुर के अंदर जो बाप है, अभी तो फलौदी के अंदर है, उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो इनका जो निर्माण काल है वो परमो कार्बोनिफेरस काल है, यानी बहुत पहले जो हिमनद या ग्लेशियर जो है हिमानी वगैरह वो पिघलते थे, पिघलने के बाद उनसे जो पत्थर आते थे उनके साथ, ठीक है, लुढ़क करके, ठीक है, पानी के साथ जैसे भी है। तो बड़े पत्थर जो हैं यहाँ पर जो अवशेष के रूप में बच गए उन्हें क्या बोलते हैं, बाउल्डर्स बोलते हैं। और जो छोटे जो अवसाद के रूप में बचे हैं उन्हें बोल्डर किले बोलते हैं। ये कहाँ पर हैं, फलौदी के अंदर, बाप फलौदी के अंदर, ठीक है। नकलिस्तान या मरुद्यान क्या है, मरुद्यान यानी मरुस्थल के अंदर जो उद्यान है, जैसे हम नकली स्थान भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे याद रख लेते हैं, नकली है, ठीक है। तो मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं वह वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, इसे नकलिस्तान बोलते हैं। जैसे ये जल बेसिन है कोई भी, यहाँ पर उसके आसपास क्या है, मरुस्थल के अंदर कोई जल बेसिन है, जैसे कोई भी झील हो गई, प्याला झील हो गई, खंडीन हो गई, तो वहाँ पर क्या कुछ क्या है, ताल छापर वगैरह, है ना, वहाँ पर क्या है, कुछ वनस्पति उत्पन्न हो गई। तो ये वनस्पति कुछ समय तक के लिए ही होती है, जब तक क्या है वो झील वगैरह है। तो और या फिर जब तक झील जब तक रहेगी। तो ये सोचने वाली बात है कि मरुस्थल के अंदर कैसे मतलब वनस्पति उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नकलिस्तान भी बोलते हैं ना, ठीक है। ये कहाँ पर है, जैसे कोलायत झील जो बीकानेर में है उस पर भी क्या है, नकलिस्तान है, मरुद्यान है। गजनेर बीकानेर के अंदर है, गजनेर झील, कोलायत झील, गजनेर झील और गड़ीसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कोलायत गजनेर बीकानेर में है, गड़ीसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, बालसन क्या है, बालसन मरुस्थल में पहाड़ियों द्वारा घिरे हुए मध्य के भाग को क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। बालसन क्या है, जैसे मरुस्थल के अंदर जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है और उसके अंदर कुछ जल भरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। जैसे सांबर झील है, किसका एग्जाम्पल है, बालसन का है। धोरे या धरियन क्या है, लहरदार जो बालू का स्तूप है उन्हें धोरे बोलते हैं, लहरदार जो होते हैं। जैसे अनुदैर्य है, वह एक प्रकार का धोरा है ना। और स्थानांतरित व गतिशील बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं, धरियन बोलते हैं। धोरे किन्हें बोलते हैं और धरियन किन्हें बोलते हैं, समझे। जैसे अब धरियन कौन सा है, बरखान वाला जो बालू का स्तूप है उसे हम धरियन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं, जैसलमेर के अंदर मिलते हैं, धोरे या धरियन, सीधी सी बात है। पीबड़ा क्या है, पीबड़ा एक सांप की प्रजाति है जो सर्वाधिक विषैला है, जो मरुस्थल के अंदर मिलता है। सर्वाधिक विषैला पीला रंग का सांप होता है, सर्वाधिक जैसलमेर में मिलता है पीबड़ा, ठीक है। ये बात याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल्स में आते हैं पीबड़ा, ठीक है। तो पीबड़ा एक सांप है, सांप की प्रजाति है, जहरीला है। मरुस्थल का मार्च किसे बोलते हैं, मरुस्थल का स्थानांतरण या गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। यानी कि मरुस्थल कैसे गतिशील हो रहा है, यानी चल रहा है। तो दक्षिण पश्चिम गुजरात की साइड से, दक्षिण पश्चिम से पंजाब हरियाणा की ओर यानी कि उत्तर पूर्व की ओर क्या मरुस्थल बढ़ रहा है। और मरुस्थल की ऊंचाई किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या ढलान है। तो ऊंचाई किधर है, उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि सीधी सी बात है, मरुस्थल ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की साइड, तो इधर ऊंचाई तो होगी ही। मरुस्थल में स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ हमारा जो है मैक्सिमम जो पार्ट है मरुस्थल का कंप्लीट हो चुका है ना। थार मरुस्थल का विस्तार देख लेते हैं हम। संपूर्ण थार मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या है, 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 2,38,254 किलोमीटर टोटल, ठीक है।
टोटल इतना है। भारत में जो है 85% मरुस्थल भारत के अंदर आता है और 15% जो है पाकिस्तान के अंदर आता है। ये थार का मरुस्थल, भारत में थार का जो मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल का जो 85% है, इस 85% का 62% यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर किसके अंदर आता है? राजस्थान के अंदर। समझे आप बात को? यानी कि 2,38,254 है, इसका 85% भारत में है। और जो भारत का जो 85% है, उसका भी 62% कहाँ पर है? राजस्थान में, जो कि कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी ये प्रतिशत ही याद रखना है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या है? भारत में सर्वाधिक थार मरुस्थल वाले राज्य का क्रमानुसार सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल किस में? राजस्थान में, जो 62% है। उसके बाद गुजरात में, उससे कम हरियाणा में, सबसे कम पंजाब के अंदर मरुस्थल है राजस्थान, ये थार का मरुस्थल, ठीक है। इन 4 राज्यों के अंदर जो है थार का मरुस्थल का विस्तार है भारत के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं मरुस्थल का महत्व। बड़े उद्योग, मरुस्थल में बड़े उद्योग कहाँ पर? अलवर में है, और सर्वाधिक उद्योग जयपुर में। ये बात याद रखनी है। अब मरुस्थल का महत्व क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा व खनिज में भी होता है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है, उसमें सबसे ज़्यादा संभावना है किसकी? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की। खनिज क्या? उत्तर पश्चिमी भाग में जीवाश्म खनिज या ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, है ना, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। किसका? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और या कोयला वगैरह कहाँ पर होता है? बाड़मेर के अंदर होता है, राजस्थान के बाड़मेर में। और क्या महत्व है? परमाणु व सैन्य परीक्षण स्थल, ठीक है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है, जैसलमेर के अंदर पोखरण है। पोखरण से मोहनगढ़ तक क्या जाती है बताओ? लाठी सीरीज जाती है ना, भूगर्भिक जल पट्टी। तो पोखरण को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। पोखरण क्या है? भारत की परमाणु परीक्षण स्थल। ये सैन्य परीक्षण स्थल कौन कौन से? चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर क्या ट्रेनिंग वगैरह करते हैं सैनिक, हैं हमारे जो हैं आर्मी के सोल्जर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये यूज है, महत्व है मरुस्थल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मरुस्थल। पशु संपदा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन अधिक पाया जाता है। प्रमुख जिले बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं, ठीक। नमक संपदा, मरुस्थल के खारे पानी की झीलें जो होने के कारण वहाँ पर सर्वाधिक नमक उत्पादित कहाँ होता है? मरुस्थल के अंदर। जैसे सांवर झील है, पचपदरा झील है और डिडवाना झील है, इनके अंदर नमक होता है। जो पचपदरा जो झील है, उसके अंदर सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक का उत्पादन होता है। जैव विविधता देखते हैं, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। जितने भी मरुस्थल हैं उनके अंदर इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती जितनी कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है पूरे विश्व में। खाद्यान्न उत्पादन में क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में मोटा अनाज अधिक उत्पादित होता है, जैसे बाजरा, ठीक है। पर्यटन में पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है, सीधी सी बात है। तो ये कुछ उत्सव हैं, वो देख लेते हैं। उत्सव कौन कौन से? जैसे ऊँट महोत्सव जो है, ये कहाँ पर होता है? ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे। ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर। ये बात आपको याद रखनी है, बीकानेर में ऊँट महोत्सव होता है, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ होता है? ये मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में होता है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। थार महोत्सव बाड़मेर। और मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये महोत्सव ये आते हैं जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ जाता है हमारा? अरावली प्रदेश। तो हमने यहाँ तक हमारा क्या पढ़ लिया? मरुस्थल पढ़ लिया है ना। मरुस्थल जो प्रदेश है, ठीक है, जलवायु के आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ था। हमने मरुस्थल कंप्लीट कर लिया, पूरी डिटेल देख ली उसकी। इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको इससे बाहर कहीं पर भी पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक बार लगा करके देखना, ठीक है। अब देखते हैं हम अरावली पर्वत, है ना, भौतिक प्रदेश। अरावली पर्वत का एक परिचय देखते हैं। अरावली पर्वत जो है, अरावली एक प्राचीनतम यानी सबसे जो निर्माण काल है उसका सबसे प्राचीन है। अरावली का सबसे पुराना कौन है? अरावली है। और ये क्या है? बलित है, यानी फोल्डेड है, बलित है और अपशिष्ट है। अपशिष्ट यानी बची कुची है, पर्वतमाला है। क्या? अरावली एक, है ना। तो निर्माण काल क्या है अरावली का? प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन काल के मध्य में हुआ था, है ना। प्री कैम्ब्रियन काल, है ना, ये बात याद रखनी। निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया क्या है? फोल्डेड है या बलित है, यानी कि ऐसे निर्माण हुआ है इसका, ऐसे
ऐसे फोल्ड होकर के निर्माण हुआ है किसका, अरावली का। वर्तमान स्थिति क्या है, अपशिष्ट है, यानी कि रेजिडुअल है, यानी बची कुछ ये, ठीक है, पूरी नहीं है ये अरावली। पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी बहुत टाइम में, अभी अपशिष्ट है, छोटी है बहुत, है ना, ठीक है। अरावली का विस्तार और दिशा देख लेते हैं। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। ये डाटा तो याद रखना पड़ेगा। कहाँ से अरावली की, कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर रायसीन हिल्स जो है दिल्ली की, यहाँ तक क्या अरावली का विस्तार है, जो कितना है 692 किलोमीटर है ना। राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई यहाँ से स्टार्ट होता है ना, सिरोही से, और कहाँ तक है, ये यहाँ तक, नीम का थाना तक, है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, यहाँ तक 550 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल 80% जो हिस्सा है अरावली का कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है ना। और औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, 930 मीटर, यानी कि ये जो ऊंचाई है 930 मीटर है अरावली की। अरावली की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम से कहा जाती है उत्तर पूरब की ओर अरावली जाती है, ठीक है। अरावली के जो कहाँ से स्टार्ट होती है, खेड़ ब्रह्मा गुजरात, यानी कि पालनपुर जो गिरनाल हिल्स है पालनपुर में, वहाँ से स्टार्ट होती है। अरावली का पिता कैसे बोलते हैं, अरब सागर, क्योंकि अरब सागर से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से होती है, इसलिए अरावली का पिता क्या है, अरब सागर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई अरावली की बात, ये डाटा है, ये आपको याद रखना है। लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 मीटर, औसत ऊंचाई 930 मीटर है, ठीक है। अरावली का अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। तो उत्तरी अरावली में क्या, उत्तर की ओर जो अरावली है वह नीम का थाना, वह जयपुर के मध्य की जो अरावली है, ठीक है। तो ये जो नीम का थाना है और यहाँ जो जयपुर है, जयपुर के मध्य की जो अरावली है इसे उत्तरी अरावली, जयपुर से राजसमंद तक के जो बीच की अरावली उसे मध्य अरावली, और राजसमंद से लेकर के सिरोही तक की जो अरावली है उसे दक्षिणी अरावली कहा जाता है। तो अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो अरावली एक ही है, ठीक है, बांटने का मकसद क्या है कि ताकि हम ये समझ पाए, ठीक है। तो नीम का थाना वह जयपुर के मध्य की जो अरावली है उत्तरी अरावली, सर्वोच्च चोटी जो है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वह रघुनाथगढ़ है, जो सीकर के अंदर है, 1055 मीटर की। तो रघुनाथगढ़ जो चोटी है, ठीक है, अरावली की, वह सबसे ऊंची है, कहाँ पर, उत्तरी अरावली में, ठीक है, 1055 की है। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से, जयपुर से राजसमंद के मध्य है, इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहते हैं। मध्य अरावली को क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा अरावली भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जो विस्तार है अजमेर के अंदर है, तो इसलिए अजमेर के अंदर विस्तार है, उस कारण से इसे मेरवाड़ा भी बोलते हैं। और सर्वोच्च जो चोटी है मध्य अरावली की, वह टौड़गढ़ ब्यावर के अंदर है, जो कितनी है, 934 मीटर है। और दूसरी चोटी जो है तारागढ़ के अंदर, वो अजमेर के अंदर 973 मीटर की है। और नाग जो चोटी है, नाग हिल्स है, जो अजमेर के ही अंदर है, तारागढ़ और नाग जो है अजमेर के ही अंदर है। नाग कितनी है, 795 मीटर की है, ठीक है। नाग कितनी है, नाग से क्या है, लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, आगे देखेंगे हम। दक्षिणी अरावली क्या है, दक्षिणी अरावली राजसमंद से लेकर सिरोही के मध्य है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। दक्षिणी अरावली को पौने 2 भागों में बांटा गया। ये जो दक्षिणी अरावली है इसको पौने 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, आबू अरावली जो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर की है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, 1722 मीटर की है। मेवाड़ अरावली सर्वोच्च चोटी जरगा है ना, उदयपुर के अंदर 1431 मीटर की है। जरगा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। जो मेवाड़ अरावली है, दक्षिणी अरावली को मेवाड़ अरावली और आबू अरावली में बांटा गया है। आबू अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर की है। और मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जरगा है, जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं अरावली के प्रमुख पठार देखते हैं। दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं, ठीक है। तो पठार कौन कौन से वो देखते हैं। तो हमने अभी देख लिया था अरावली कौन कौन सी है, अभी हिल्स हम देख लेंगे सारी की सारी एक साथ, ठीक है। अभी हमने देख लिया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं, तो उन पठार को देख लेते हैं। एक है ओडिया का पठार। ओडिया का पठार क्या है, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। ओडिया का पठार कहाँ है, सिरोही के अंदर स्थित है, दक्षिणी अरावली में। राजस्थान का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पठार है, जो कितना 1360 मीटर का। पठार और पर्वत में अंतर जानते हैं। पठार क्या है, जैसे देखो पर्वत तो ऐसे एक चोटी बन जाती है, पठार क्या है, जैसे ऊंचा है फिर उसके बाद एक समतल भूमि हो जाती है, फिर ऐसे ये जो है ना, यहाँ पर आप रह सकते हैं पठार के ऊपर, लेकिन पर्वत के ऊपर ये जो चोटी बनती है इस पर आप रह नहीं सकते, ठीक है, कुछ बना नहीं सकते। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप, समझ में आना चाहिए, है ना। उड़िया पठार कितना है, 1360 मीटर का सबसे ऊंचा है उड़िया पठार। कहाँ पर, सिरोही में है, ये बात याद रखनी है उड़िया पठार की। आबू पर्वत क्या है,
आबू पर्वत यह एक पठार है, नाम पर्वत है लेकिन है एक पठार जो दक्षिणी अरावली में सुरोई में स्थित है। तो ओडिया और आबू दोनों सुरोई में है। ये सुरोई का दूसरा ऊंचा पठार है, ठीक है। सुरोई का दूसरा ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो क्या है, ओडिया पठार है, और सुरोई का सबसे ऊंचा पठार भी क्या है, ओडिया पठार है। और आबू पर्वत जो है दक्षिण अरावली में सुरोई का दूसरा ऊंचा पठार है, सुरोई के अंदर, ठीक है। राजस्थान के अंदर दूसरा ऊंचा पठार नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो कितना 1200 मीटर ऊंचा है क्या आबू का पठार। आबू का पठार जो है गुंबदाकार है ना, गुंबद बना हुआ, यानी कि भौगोलिक संरचना आकृति का उदाहरण है। कौन, आबू का पठार। भोराट का पठार क्या है, एक पठार है जो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ हिल्स, जो कहाँ पर राजस्थान में गोगंदा हिल्स उदयपुर उनके बीच में है। कौन, भोराट का पठार किसके बीच में, कुंभलगढ़ हिल्स कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, गोगंदा हिल्स कहाँ पर, उदयपुर। ये जो दोनों हिल्स हैं, ये जो हिल्स यानी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में जो पठार है ना, जो पठार का क्षेत्र है। पठार कैसे होता है, ये पहाड़ी स्टार्ट हुई यहाँ से कोई और यहाँ से चली यहाँ तक, ये जो पठार, इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये पठार जो है उसे क्या बोलते हैं, भोराट का पठार बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है कौन सा, भोराट का पठार। कितना है, 1225 मीटर का, ठीक है, 1225। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आबू पर्वत का, जो कितना 1200 मीटर। तो ये बात आपको समझ में आएगी ना। देखो ये आबू 1200 मीटर, भोराट 1225 और ओडिया 1360 मीटर का है ना, ऐसे याद रखना। नोट, जरगा पहाड़ी भोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है। जरगा पहाड़ी कहाँ पर है, जरगा सर्वोच्च ऊंची 1431 मीटर की है, ठीक है। कहाँ, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है, जरगा पहाड़ी है। भोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है, जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मेवाड़ यानी दक्षिणी जो है दक्षिणी अरावली है, उसमें मेवाड़ जो अरावली है, दक्षिणी को दो भाग में बांटा गया है ना, मेवाड़ और आबू। तो मेवाड़ अरावली जो है उसके अंदर सबसे ऊंची कौन है, जरगा पहाड़ी है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर की है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे तो सारा का सारा नोट्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा नहीं, ठीक है। अरावली के प्रमुख पठार और कौन कौन से हैं, सर्वाधिक वन तो उदयपुर में पाए जाते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। भौमट पठार तो हमने देख लिया है, ओडिया, आबू और भोराट पठार, ठीक है, ये देख लिया है। अब देखते हैं भौमट। यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है भौमट, जिसका विस्तार उदयपुर में मुख्यतः डूंगरपुर में है। भौमट कहाँ पर है, मुख्यतः डूंगरपुर में। इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, किसमें, भौमट में, भौमट में, ठीक है। लसाड़िया का पठार क्या है, ये दक्षिणी अरावली में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। वर्तमान स्थिति सलुम्बर से प्रतापगढ़ है। सलुम्बर जो है अभी नया जिला बना है, सलुम्बर उदयपुर से टूट करके वहाँ से लेकर के प्रतापगढ़ जो है वहाँ तक है। पहले ये नए जिले के अनुसार, पहले कहाँ था, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ था, क्योंकि पहले प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा था, ठीक है। लसाड़िया का पठार एक उत्खात पठार यानी बेडलैंड है ना, उत्खात उबड़ खाबड़ है ना लसाड़िया का पठार। जैसे ये है तो ये बिल्कुल ऐसा समतल नहीं है, ये ऊपर जा करके ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ये समझना, ठीक है। तो बेडलैंड है। क्रांसका और कांकड़वाड़ी पठार, ये याद रखना। यह पठार उत्तरी अरावली में अलवर जो सरिस्का है, अलवर का सरिस्का है, उसमें स्थित है क्या, क्रांसका या काकड़वाड़ी पठार, ठीक है। पठार याद हुए, आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप एक बार इसे पढ़ेंगे ना तब आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ओडिया, आबू, भोराट और भौमट, लसाड़िया, क्रांसका, काकड़वाड़ी, ठीक है। क्रांसका, काकड़वाड़ी अलवर में। अरावली के दर्रे और नाल देख लेते हैं। पर्वत के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो होता है, जैसे ये दो पर्वत है, ये जैसे ये पर्वत है, ये दो पर्वत है, इनके बीच में जो ये तंग रास्ता है छोटा, ठीक है, ये क्रॉस होकर के जाता है, ये जो रास्ता है इसे क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, दर्रे या नाल बोलते हैं ना। जो पर्वत के दोनों ओर रास्तों को जोड़ता है दर्रा या नाल कहलाता है। सर्वाधिक दर्रे कहाँ पर है, दक्षिणी अरावली में, यानी कि राजस्थान के अंदर, दक्षिणी अरावली में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दर्रे हैं। तो देखो ब्यावर के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, बरनाल, परवारिया नाल, सूरा नाल और शिवपुर। बर पर सोरा शिव, ऐसे याद रखना, बर पर सोरा शिव, बर पर सोरा शिव है ना। बरनाल, परवारिया नाल, सूरा नाल, शिवपुर नाल, ठीक है। ये बरनाल पहले किस में था, पाली के अंदर था, ठीक है, पहले पाली के अंदर था कौन सा, बरनाल, लेकिन जब नया जिला बना क्या, ब्यावर, तो ये ब्यावर में आ गया, ठीक है। दूसरा देसूरी नाल, अब केवल पाली के अंदर एक ही नाल बचा, कौन सा, देसूरी नाल। देसूरी नाल किसके अंदर है, पाली के अंदर, याद रखना, एक ही नाल है जो कि है देसूरी नाल, पाली के अंदर। राजस्थान के अंदर क्या है, ये नाल है, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कामली या खामली नाल, गोरमघाट नाल और पगलिया नाल, ठीक है। तो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कामली, गोरमघाट और पगलिया। तो अब मैंने तो ऐसे याद रखा ये कि
पगला जो हाथी है उस पर सोमेश्वर बैठ करके गोरम घाट जा रहा है, कामली या खामली फूल लेकर के, है ना, कमल का फूल लेकर के, ठीक है, ऐसे याद रखना ऐसे, ठीक है। तो पगल्या, हाथी घोड़ा, सोमेश्वर, कामली, गोरम घाट, ठीक है। ठीक है, उदयपुर के अंदर जो है ढेवर, केवड़ा, फुलवारी, हाथीनाल, ठीक है। ढेवर नाल, केवड़ा, फुलवारी फूल जैसे हैं, केवड़ा भी फूल होता है, फुलवारी तो खुद फुलवारी है। और हाथीनाल, हाथी घोड़ा तो हो गया राजसमंद में, हाथीनाल हो गया उदयपुर में, और ढेवर नाल कहाँ है, ये उदयपुर में। ये बात याद रखनी है। हाथी घोड़ा कहाँ है, राजसमंद में, और हाथी कहाँ है, उदयपुर में। ये बात याद रखना, हाथीनाल उदयपुर में, हाथी घोड़ा राजसमंद में, ठीक है। ठीक है, बात याद हुई, ठीक है। हाँ, प्रमुख दर्रे नाल में आगे देखते हैं। ढेवर नाल जो है, यह नाल दक्षिणी अरावली में सालुम्बर में स्थित है। ढेवर नाल जो है उदयपुर में ही है वैसे, लेकिन अभी क्या किस में आ गया, सालुम्बर में, है ना, क्योंकि सालुम्बर नया जिला बन गया है उदयपुर से हट करके। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। तो ये जो जयसमंद झील है ये कहाँ से आती है, ढेवर नाल के द्वारा ही आती है, गोमती नदी पर, है ना। गोमती नदी पर ढेवर नाल जो है उसी के अंदर जयसमंद झील है। ढेवर नाल के अंदर ही जयसमंद झील है, इस कारण जयसमंद झील को ढेवर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जयसमंद झील जो है कृत्रिम है, बनाई गई है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। फुलवारी नाल क्या है, ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर यानी कोटड़ा में स्थित है। उदयपुर का जो कोटड़ा उसमें फुलवारी नाल स्थित है। सोम, मानसी, बाकल नदियाँ इस नाल से बहती हैं। तो फुलवारी नाल से कौन सी नदियाँ बहती हैं, सोम, मानसी, बाकल नदियाँ। कौन सी, सोम, मानसी, बाकल नदियाँ। आगे हम जब नदियाँ पढ़ेंगे ना तो अच्छे से और अच्छे से याद हो जाएगा सारा। हाथीघोड़ा नाल क्या है, ये दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। हाथीघोड़ा नाल कहाँ है, राजसमंद में है, दक्षिणी अरावली में। यह नाल राजसमंद, गोगोंदा तथा सिरोही को जोड़ती है। राजसमंद, गोगोंदा कहाँ पर, उदयपुर तथा सिरोही, इन तीनों जो जिले हैं इनको कौन जोड़ता है, हाथीनाल। जैसे ये क्या राजसमंद है, ठीक है, ये गोगोंदा है, और ये क्या सिरोही है। तो ये नाल, ये जो पर्वतमाला ऐसे बह रही है, ये दो पर्वत हैं, इनके बीच का जो दर्रा है या नाल है, स्थान है, उसे क्या बोलते हैं, दर्रा। तो ये दर्रा जो है या फिर ये जो नाल जो है किन किन को जोड़ता है, हाथीघोड़ा नाल, राजसमंद, गोगोंदा और सिरोही, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाथीघोड़ा राजसमंद, गोगोंदा, सिरोही को जोड़ती है, ठीक है। पगलिया नाल, ये भी कहाँ पर, राजसमंद के अंदर है, और ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। मेवाड़ यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा, राजसमंद के अंदर है पगलिया, और मारवाड़ क्या है, पाली जो है मारवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। इससे कौन जोड़ता है, पगलिया नाल। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन सा है, पगलिया नाल है, ठीक है। देसुरी नाल क्या है, देसुरी नाल क्या है, ये दक्षिणी अरावली में केवल पाली में ही है। देसुरी नाल पाली में स्थित है, जो पाली को चार भुजानाथ यानी कि राजसमंद से जोड़ता है। राजसमंद में चार भुजानाथ हैं, उसको कौन जोड़ता है, देसुरी नाल। तो इसे भी बोल सकते हैं हम कि जो है देसुरी नाल भी क्या है, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। कैसे, मारवाड़ जो पाली का जो चार भुजानाथ है, पाली को चार भुजानाथ राजसमंद से जोड़ती है ना। पाली मारवाड़ के अंदर, चार भुजानाथ राजसमंद जो मेवाड़ के अंदर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बरनाल है, ब्यावर के अंदर है। बरनाल किसको जोड़ता है, मेरबाड़ा क्या है, अजमेर है। और मारवाड़ यानी कि जोधपुर और पाली को जोड़ता है क्या, बरनाल, ठीक है। बरनाल क्या है, मध्य अरावली में ब्यावर जिले में स्थित है। यह मारवाड़ यानी जोधपुर पाली को मेरबाड़ा यानी कि ब्यावर अजमेर से जोड़ती है, कौन, बरनाल। तो ये आपको नाल याद रखने, एक बार अच्छे से आप आंख बंद करके इनको सोचेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे, चिंतन करेंगे तो, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। अरावली की चट्टानी पर महत्व देख लेते हैं, इसके बाद अरावली हमारा खत्म हो जाता है। अरावली की चट्टान देखते हैं। A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण क्या है, दिल्ली महासमूह चट्टानों से हुआ है। किसके अनुसार, A.M. हेरोन के अनुसार, ठीक है। दिल्ली महासमूह चट्टानों से हुआ है, जिसमें शामिल समूह अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह है। ये बात याद रखनी है, A.M. हेरोन के अनुसार, ठीक है। ठीक है, अरावली का महत्व देखते हैं। मरुस्थलीकरण, अरावली क्या करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली एक अवरोधक के रूप में मरुस्थलीकरण को रोकती है। देखो जैसे ये राजस्थान है दिख रहा है, और ये क्या है, पूरा का पूरा ये जो है मरुस्थल है, और यहाँ पर क्या अरावली है, ये मैं बना रहा हूँ, ये अरावली है, ये अरावली। तो मरुस्थल इधर नहीं जा पाता है, ठीक है, इधर नहीं जा पाता है ये पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र क्या है, अच्छा है, उपजाऊ है, उधर ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। जैव विविधता, अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति विस्तार अधिक है। जनजातीय संरक्षण, राजस्थान की अधिकांश जनजातियाँ अरावली में पाई जाती हैं, इस कारण अरावली को जनजातियों की शरणस्थली
कहा जाता है। प्रमुख जनजातियाँ मीणा जो है जयपुर के अंदर है, भील जो है उदयपुर के अंदर रहते हैं, और गरासिया जो जनजाति है सिरोही के अंदर रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात जनजातियाँ कौन सी कहाँ पर। खनिज क्या, अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण कहाँ से हुआ, धारवाड़ चट्टानों से। ये धारवाड़ चट्टान है, ठीक है, ठीक है, तटीय क्षेत्र के अंदर है, तो अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, इसलिए यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बाह्य तंत्र एवं नदियाँ, तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली से। ये बात भी याद रखनी है, ये सारी की महत्वपूर्ण बात है, महत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है ना। अरावली की जल विभाजक रेखा, ठीक है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के बाह्य तंत्र को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। जैसे ये अरावली है 2 भागों में, इधर का जो इधर की जो नदियाँ हैं, लूनी है ना, जवाई है, ठीक है, घग्गर है, उन सबको जो अब्बाय क्षेत्र में क्या अरब सागर है, अब्बाय तंत्र, ठीक है, तो अरब सागर में ही जाकर के गिरती हैं ये, ठीक है, ठीक है। और इधर की जो हैं वो सारी की सारी कहाँ पर गिरती हैं, इधर की जो सारी की सारी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। तो ये क्या जल विभाजक रेखा, और भोराट का पठार भी क्या है यहाँ, जल विभाजक रेखा का काम करता है यहाँ पर, ठीक है, भोराट का पठार, ठीक है, भोराट का पठार जो है जल विभाजक का काम करता है। झील, राजस्थान की अधिकांश मीठे पानी की जो झीलें अरावली क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा उदयपुर में। पर्यटन, अरावली पर्यटन को आकर्षित करती है, क्योंकि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे अजमेर के अंदर पुष्कर है और हिल स्टेशन है माउंट आबू के अंदर, यह अरावली में ही स्थित है, इसलिए यहाँ पर्यटन भी ज़्यादा होता है। सभ्यता, अरावली को प्राचीन सभ्यता जैसे कि आहड़, गिलोंड और बैराट, गणेश्वर, ये हैं इनकी जन्मस्थली है प्राचीन सभ्यता की। और नवीन नगरी सभ्यता कौन सी है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, इन सभ्यता की भी जननी कौन है, अरावली है। तो आहड़, गिलोंड, बैराट, गणेश्वर ये प्राचीन है, प्राचीन सभ्यता है, और नवीन सभ्यता कौन सी है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, इनकी जन्मस्थली कौन सी है, अरावली है। कौन है, अरावली है। योजना प्रदेश भी कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सरकार अनेक योजनाएं अरावली क्षेत्र में ही लागू करती है, ठीक है। अरावली प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत हैं, ठीक है। पीडमांट, पीडमांट क्या है, पर्वत पदीय क्षेत्रों को पीडमांट कहा जाता है। पीड मतलब फूट, है ना, फूट यानी पदीय, माउंट यानी माउंटेन या पर्वत, पर्वत है ये। पर्वत का जो पदीय क्षेत्र है क्या है, पठार है और मैदान है। तो जैसे ये पठार है, ये पठार है, और ये क्या है, नीचे का ये मैदान है। तो इन दोनों को जो है क्या बोलते हैं, पीडमांट बोलते हैं। पठार और पर्वत को, पठार और मैदान को क्या बोलते हैं, पीडमांट बोलते हैं। जैसे देवगढ़ राजसमंद के अंदर है, देवगढ़ जो है वह क्या है, पीडमांट है। राजस्थान में अरावली का विस्तार देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की कहाँ पर है, सुरोही के अंदर है, ठीक है, सुरोही के अंदर ही क्या है, गुरु शिखर है जो 1722 मीटर की। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर, उदयपुर क्षेत्र के अंदर है, जैसे भोराट का पठार वगैरह है ना, उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है किसका, अरावली का। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई या फिर न्यूनतम विस्तार कहाँ पर, अजमेर के अंदर सबसे कम ऊंचाई है अरावली की, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ी से लेकर के छोटी है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया था, ठीक है। तो देखो गुरु शिखर जो है ये चोटी है, अरावली की चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहाँ पर, सुरोही के अंदर स्थित है। तो ये तीन जो स्टार्टिंग की जो बड़ी हैं वो सुरोही के अंदर, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा, ठीक है। तो ये ट्रिक है यहाँ पर, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, धोनी, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का सज्जन मूर्ख हो में, ठीक है। तो गुरु से दिल से जरा आस, यहाँ तक याद रखो पहले, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का सज्जन मूर्ख हो में, ऋषि का सज्जन मूर्ख हो में, और 7 बोली रोज, 7 बोली रोज, ये बात आपको याद रखनी है। तो गुरु शिखर जो है 1722 मीटर की, एक बार आप इसे पढ़ेंगे या फिर लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा। गुरु शिखर 1722 मीटर सुरोही के अंदर, शेर 1597 मीटर सिरोही, देलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही, जरगा पहाड़ी कहाँ पर, उदयपुर के अंदर 1431, और भोराट के पठार के अंदर ही है जरगा पहाड़ी। अचलगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, 1380 मीटर की है, कौन सी, अचलगढ़ पहाड़ी सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। कितनी ऊंचाई की है, 1224 मीटर की है कुंभलगढ़। धोनिया जो है, धोनिया कितने की है, 1183 मीटर की है, राजसमंद के अंदर है। रघुनाथगढ़ किस कहाँ है, सीकर के अंदर, 1055 की है, ठीक है। यानी कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ पर, राजसमंद के अंदर है, ठीक है। ऋषिकेश जो है सुरोही के अंदर है, 1017 मीटर की है।
कमलनाथ जो है, कमलनाथ जो है वो कितनी है, 1001 मीटर की है, उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ कहाँ है, 938 मीटर की है, उदयपुर के अंदर है। मोरमजी या टोडगढ़, ये याद रखनी है, मोरमजी भी बोलते हैं या फिर टोडगढ़ बोलते हैं, 934 मीटर की है, ब्यावर के अंदर है। खो कहाँ पर है, 920 मीटर की है, जयपुर के अंदर खो है। ठीक है, तो ये स्टार लगाएं, ये तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सात बोली रोज, ये ट्रक ही है, सात बोली। सयरा कहाँ कितनी मीटर की है, 900 मीटर की है, कहाँ पर, उदयपुर में। तारागढ़ ये आपको याद रखनी है, कितनी है, 873 मीटर की है, अजमेर के अंदर। बिलाली कहाँ है, 700, बिलाली का है 775 मीटर की, अलवर के अंदर है। और रोजा भाकर कहाँ है, जालौर के अंदर, और कितनी है, 730 मीटर की। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी है अवरोही क्रम में हमने देख ली ऊंचाई के हिसाब से, है ना। अब देखते हैं हम क्या, राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ी है जो नामकरण की ट्रिक है। ठीक है, अगर भाकर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, भाकर, तो वो क्या है, केवल सुरोई की पहाड़ी है, सुरोई के अंदर भाकर। ठीक है, भाकर कहाँ के अंदर, भाकर जो पहाड़ी का नाम है वह सुरोई के अंदर। और कोई पहाड़ी का नाम आ जाए और उसके पीछे भाकर लिखा हो तो वो जालौर, जैसे रोजा भाकर, अभी देखा था ना हमने रोजा भाकर, तो रोजा क्या पहाड़ी का नाम है, फिर उसके पीछे भाकर लिखा हुआ है तो जालौर के अंदर। देखो यहाँ देखो, रोजा भाकर, रोजा भाकर, एक सेकंड, ठीक है, रोजा भाकर है ना, जालौर के अंदर। तो पहाड़ी का नाम और फिर भाकर लिखा हुआ तो जालौर, और पहाड़ी का नाम और उसके बाद मगरा लिखा हुआ है तो वह क्या, उदयपुर और राजसमंद के अंदर आएगी वो पहाड़ी, है ना। पहाड़ी का नाम और डूंगर या डूंगरी लिखा हुआ है तो जयपुर और कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पहाड़ी। और ये जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी है ये तो बिल्कुल याद रखनी है। सोनार जो दुर्ग है, जैसलमेर का जो सोनार का दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है, पहाड़ी। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर क्या है, सोनार दुर्ग जैसलमेर का। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जो जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर के अंदर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ मेहरानगढ़। अब देखो त्रिकुट पहाड़ी पर तो है क्या, जैसलमेर का सोनार किला, सोनार दुर्ग। और त्रिकुट पर्वत पर क्या है, करौली के अंदर है, कैला देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, त्रिकुट पर्वत क्यों, तो पर्वत बड़ी चीज होती है ना, मतलब कहने में भी संस्कृत का शब्द है, पर्वत और पहाड़ एक ही बात है, लेकिन संस्कृत का शब्द है तो इसे आप याद रख सकते हैं कि हाँ कोई मंदिर होगा। तो त्रिकुट पर्वत पर तो मंदिर है, कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर स्थित है। ठीक है, और त्रिकुट पहाड़ पर क्या है, सोनार किला है जैसलमेर के अंदर। ये बात आपको याद हो गई होगी बिल्कुल। प्रमुख पहाड़ी और पर्वत और देख लेते हैं एक बार। जालौर और बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्रेनाइट और रायोलाइट जो चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, जालौर और बाड़मेर की पहाड़ी में। ठीक है, तो त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग है जैसलमेर के अंदर, त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी मंदिर है करौली के अंदर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है जैसलमेर के अंदर, 56 पहाड़ियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ सिवाना जो बालोतरा बाड़मेर के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो रोजा भाकर आ गया ना, रोजा फिर भाकर, जालौर ही होना, कोई पहाड़ी का नाम है उसके बाद भाकर लिखा हुआ है तो वह जालौर। ईसराना भाकर, ईसराना लिखा हुआ फिर भाकर तो जालौर के अंदर, झारोल भाकर तो जालौर के अंदर। तो ये सारी की सारी जो है पहाड़ी का नाम और फिर भाकर लिखा हुआ है वह जालौर के अंदर। और केवल भाकर जो है, भाकर नाम की जो पहाड़ी है वो केवल कहाँ पर है, सुरोई के अंदर, केवल भाकर लिखा हुआ है। ठीक है, सुंदा माता जो मंदिर है उस पर क्या है, फर्स्ट रोपवे बनाया गया है। रोपवे यानी जो जैसे पहाड़ी है, दो पहाड़ियों के बीच में क्या है, रोपवे जो होता है, आपने देखा होगा, हाँ रोपवे होता है। ठीक है, ठीक है, रोपवे बनाया गया है सुंदा माता मंदिर पर। ठीक है, बालू संरक्षित क्षेत्र है सुंदर माता का जो मंदिर है वहाँ पर, ये कहाँ पर है, जालौर के ही अंदर है क्या, सुंदर माता का मंदिर, जो फर्स्ट रोपवे 2006 में बनाया गया। जसवंतपुरा हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है जो 869 मीटर की है, जालौर के अंदर है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। जसवंतपुरा जो हिल्स है, जसवंतपुरा जो हिल्स है वो जालौर के अंदर है, जसवंतपुरा हिल्स जालौर के अंदर है। उसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है जो 869 मीटर की है। ठीक है, जिलेवार पहाड़ियाँ देख लेते हैं एक बार। सिरोही के अंदर कौन सी पहाड़ी है, भाकर, भाकर जो पहाड़ी है वह सिरोही के अंदर है, ये बात याद रखनी है। दक्षिणी अरावली में छोटी है लेकिन तीव्र ढाल एवं उत्खात मतलब बैंडलैंड, ऊपर नीचे है ना। ठीक है, उत्खात पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। भाकर क्या है, सिरोही के अंदर जो पहाड़ियाँ, कैसी पहाड़ियाँ, छोटी हैं और तीव्र ढाल वाली हैं, ऐसे बिल्कुल खड़ी पहाड़ी हैं, छोटी हैं लेकिन खड़ी हैं, बिल्कुल तीव्र ढाल है, उन पर चढ़ना बहुत कठिन है ना, और उत्खात है, उन पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं। जो कहाँ पर है, भाकर पहाड़ी सिरोही में है। ठीक है, बेल का मगरा कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है बेल का मगरा। इसमें बोलेस्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है। बोलेस्टोनाइट खनिज कहाँ पाया जाता है, बेल का मगरा जो पहाड़ी है सिरोही के अंदर, बेल का मगरा जो पहाड़ी है सिरोही के अंदर, वहाँ बोलेस्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है।
कौन सा खनिज, वोलास्टोनाइट। अब आते हैं, ये हमारी सुरोई के अंदर हुई भाकर और बेल का मगरा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। राजस्थान के अंदर क्या है, एक पहाड़ी का नाम है रेल का मगरा, ये पहाड़ी का नाम है रेल का मगरा, ठीक है। बिजराल की जो पहाड़ी है वह कहाँ पर, राजस्थान के अंदर है। बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में है। जो बिजराल की पहाड़ी है वह किसका उद्गम है, खारी नदी कहाँ से निकलती है, बिजराल की जो पहाड़ी है वहाँ से खारी नदी निकलती है, और जो खारी नदी है वह बनास की सहायक नदी है। ये डिटेल में हम जो है नदियाँ पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, है ना। दिवेर की जो पहाड़ी है, दिवेर की वो कहाँ है, कोठारी, बनास की सहायक नदी है दिवेर की पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में। बिजराल, दिवेर, खेमनौर पहाड़ी है, ये सारी राजस्थान में। रेल का मगरा ये राजस्थान में। दिवेर की पहाड़ी जो है कहाँ पर है, राजस्थान में। और जो किस नदी का उद्गम है, कोठारी का, कोठारी नदी का उद्गम है, जो बनास की सहायक नदी है। खेमनौर की जो हिल्स हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है खेमनौर की हिल्स जो हैं वह राजस्थान के अंदर है। वह किसका उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है खेमनौर हिल्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, उदयपुर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, हिरणमगरी, हिरणमगरी, मगरी या मगरा आ जाता है पीछे, तो क्या है, उदयपुर, है ना, ठीक है। हमने आगे ट्रिक देखी थी ना, हिरण की मगरी उदयपुर, माछला मगरा उदयपुर। तो ये बात याद रखनी है, माछला मगरा कहाँ है, उदयपुर में, जहाँ पर सेकंड रोपवे बनाया गया था 2008 में, है ना। जो क्या है, पिछोला झील या फिर दूध तलाई जो है उसके निकट स्थित है, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास, है ना, ठीक है। जो माछला मगरा है पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर क्या है, सेकंड रोपवे बनाया गया है, ठीक है। और जो ये सेकंड रोपवे है वह कहाँ पर स्थित है, मछला मगरा पर ही है, लेकिन कहाँ पर है, पिछोला झील और दूध तलाई के निकट स्थित है। जो मनसापूर्ण करणी माता मंदिर है उसके पास है क्या, सेकंड रोपवे, किस पर है, मछला मगरा पर। तो ये मगरा है, हिरण मगरी ये भी पहाड़ी उदयपुर के हैं, मछला मगरा है ये भी क्या है, पहाड़ी है उदयपुर के अंदर। मोती मगरी ये भी क्या है, पहाड़ी है, फतेहसागर झील के निकट स्थित है, क्या, मोती मगरी। जरगा पहाड़ी, रागा पहाड़ी, ये क्या है, जरगा और रागा क्या है, उदयपुर के ही अंदर है। जरगा और रागा जो पहाड़ियाँ उनके बीच का जो स्थान है उसे देशहरो बोलते हैं। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरियाली वाला क्षेत्र जो उसे देशहरो कहलाता है, ठीक है, देशहरो कहलाता है। गोगोंदा हिल्स कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। आयड़ या बेड़च नदियों का उद्गम क्या है, आयड़ और बेड़च, आयड़ को ही बेड़च बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस नदियों को क्या बोलते हैं, आयड़ या बेड़च नदी का जो उद्गम है गोगोंदा हिल्स से होता है, ठीक है, उदयपुर के अंदर गोगोंदा हिल्स। और बीछामेड़ा जो हिल्स है वह किस नदी का उद्गम है, सोम नदी का उद्गम। तो ये बस आपको याद रखनी है, हिल्स के साथ ये नदियाँ जनरली याद रखनी है। वैसे नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है। गोगोंदा हिल्स, बीछामेड़ा हिल्स, रागा, जरगा, गोमती मगरी, है ना, माछला मगरा और हिरण मगरी, ये सारे उदयपुर के अंदर हैं। देशहरो, जरगा और रागा, है ना, उनके बीच का जो है। पाली, ब्यावर और अजमेर की देखते हैं। पाली के अंदर कौन सी पहाड़ी है, काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर एक ही याद रखना आपको, पाली के अंदर काला भूरा डूंगर है, लूनी बेसन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। जैसे ये लूनी बेसन है, इसकी पूर्वी सीमा पर क्या है, यहाँ पूर्वी सीमा पर क्या है, काला भूरा डूंगर है, जो कहाँ पर है, पाली के अंदर है। ब्यावर के अंदर क्या, टोडगढ़ पहाड़ी है जो 934 मीटर की है ना। जो सबसे ऊंची पहाड़ी है किसकी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है ब्यावर के अंदर, टोडगढ़ पहाड़ी जिसे मोरम जी बोलते हैं, 934 मीटर की है। अजमेर के अंदर क्या है, तारागढ़ पहाड़ी है जो 873 मीटर की है। तारागढ़ पहाड़ी क्या है, 873 मीटर की है अजमेर के अंदर। और नाग पहाड़ी क्या है, नाग पहाड़ी क्या है, 795 है। सर्पीलाकार होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, नाग पहाड़ी ऐसी है, ये सर्पीलाकार है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जयपुर कोटपुतली भैरोड की देखते हैं। जयपुर सिटी के अंदर क्या है, मोती डोंगरी, है ना, झालाना डोंगरी आ जाए पीछे तो क्या है, जयपुर के अंदर है ना। डोंगरी आ जाए तो जयपुर या कोटपुतली के अंदर। मगरा या मगरी आ जाए तो उदयपुर के अंदर। भाकर आ जाए तो पीछे पहले पहाड़ी का नाम और पीछे भाकर आ जाए तो जालौर। ये ट्रिक हमने देख ली। तो मोती डोंगरी कहाँ पर, जयपुर के अंदर है। इसके ऊपर क्या, गणेश जी का मंदिर है। झालाना डोंगरी ये जयपुर के अंदर। ईगल हिल्स या चील पहाड़ी जो बोलते हैं, इस पर जयगढ़ किला स्थित है, ठीक है। और बाबाई हिल्स, ये आपको याद रखना, बाबाई जो हिल्स हैं वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है ना, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और कोटपुतली भैरोड के अंदर और जयपुर के अंदर और क्या है, ये जयपुर ग्रामीण लिखा हुआ है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, जयपुर के अंदर है ना। बीच में हमने ग्रामीण जिला जो बना था ना, जयपुर ग्रामीण, उसके कारण यहाँ पर ये, तो ये थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर देते हैं, बस हो गया ना, ठीक है। तो और क्या है जयपुर के अंदर, और कौन कौन सी हैं, सेवर हिल्स, सावी नदी का उद्गम है, ये जयपुर के अंदर सेवर हिल्स,
सावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर हिल से होता है, जो जयपुर के अंदर है। मोहनपुरा हिल्स, जिसके अंदर मेथा या मेढ़ा नदी जो है उसका उद्गम है, और बरवाड़ा हिल्स। तो मोहनपुरा, बरवाड़ा और सेवर हिल्स ये भी जयपुर के अंदर है। कोटपुतली बहरोड के अंदर महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, ये सारे के सारे क्या है? कोटपुतली बहरोड। महादेव, गणेश, भीम, बीजक। महादेव, गणेश, भीम, बीजक जो डूंगरी हैं ये कोटपुतली बहरोड में, ये सभी बैराट सभ्यता से संबंधित है। बैराट को पहले क्या बोलते थे? बैराट नगर बोलते थे। बैराट को क्या बोलते थे? विराट, है ना, बैराट नगर, महाभारत काल में, है ना। बैराट हिल्स कहाँ पर है? बैराट जो हिल्स हैं, बैराट हिल्स ये है ना, बैराट जो हिल्स हैं वो क्या है? बाणगंगा का उद्गम है। ये भी बैराट हिल्स कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम क्या है? बैराट हिल्स है, ठीक है। सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा जो नामक जो हिल है, पहाड़ी है, चौथ का बरवाड़ा नाम की पहाड़ी है। चौथ माता का मंदिर है यहाँ पर, और सीसा और जस्ता के भंडार है। सीसा के साथ हमेशा क्या मिल जाता है? जस्ता भी मिल जाता है, और चांदी। जस्ता मतलब जिंक होता है ना, ठीक है, जिंक होता है ना, सीसा और जस्ता। सीसा के साथ चांदी भी ऐसी मिल जाती है और जस्ता भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जिलेवार पहाड़ियाँ, सीकर, अलवर और अन्य देखते हैं। झुंझुनू के अंदर क्या है? बबाई। झुंझुनू के अंदर जो पहाड़ी है उसे क्या बोलते हैं? बबाई। और जयपुर के अंदर जो पहाड़ी है उसे क्या बोलते हैं? बावाई। बाबाई और बबाई। बबाई कहाँ है? बबाई कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। और बाबाई कहाँ है? जयपुर के अंदर, ठीक है। सीकर के अंदर देखते हैं। सीकर के अंदर ये पहाड़ी याद रखनी है। मालखेत या मालखेत जो पहाड़ी है, मालखेत पहाड़ी सीकर के अंदर। खंडेला हिल्स जो है, खंडेला हिल्स ये आपको याद रख लेना है। खंडेला हिल्स कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। कांतली नदी का उद्गम जो है वो क्या है? खंडेला हिल्स है। रोहिला क्षेत्र जो है ये खंडेला हिल्स के अंदर आता है। रोहिला क्षेत्र जिसमें क्या है? यूरेनियम का भंडार मिलता है। कहाँ पर? खंडेला हिल्स के अंदर रोहिला क्षेत्र है, उसमें क्या है? यूरेनियम का भंडार है। खंडेला हिल्स से किसका उद्गम होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है। काजल हिल्स कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। जीर्ण माता मंदिर है काजल हिल्स पर, जिस पर 6th रोपवे बना है, ठीक है। और हर्ष पर्वत जो है कहाँ पर है? हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। और उस पर कौन सा मंदिर है? हर्षनाथ का मंदिर। अब ये बात याद रखनी है, हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में, हर्ष पर्वत पर। लेकिन हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। हर्षनाथ, उदयनाथ ऐसे आते हैं ना, तो ये जो पहाड़ी है उदयपुर के अलवर के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। उदयनाथ पहाड़ी से रूपा रेल जो नदी है वह निकलती है। अलवर से रूपा रेल जो नदी निकलती है वह कहाँ से निकलती है? उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है। और बहराज पर्वत, बहराज जो पर्वत है वह कहाँ पर है? अलवर के अंदर। भानगढ़ हिल्स कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और सिरावासा हिल्स कहाँ पर है? अलवर के अंदर। तो अलवर के अंदर हर्षनाथ, उदयनाथ, बहराज, भानगढ़, सिरावास। बहराज, भानगढ़, सिरावास हिल्स कहाँ पर है? अलवर के अंदर। बूंदी के अंदर आड़ावाला या आरावाला पहाड़ी है। बूंदी के अंदर कौन सी? आरावाला या आड़ावाला पहाड़ी है। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी पहाड़ी है? बीजासन हिल्स। बीजासन पहाड़ियाँ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? इंद्रगढ़, जिसे हम बूंदी को ही क्या बोलते हैं? इंद्रगढ़ बोलते हैं, ठीक है। इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर क्या है? बीजासन माता का मंदिर है। लेकिन बीजासन जो पहाड़ियाँ हैं वे कहाँ पर हैं? भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और कुछ विशेष आकार की पहाड़ियाँ और देख लेते हैं। गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? या फिर 56 की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? बाड़मेर के अंदर। गोल घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ, जैसे ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसी पहाड़ी घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियाँ वह कहाँ पर मिलती है? 12 जो हाड़ौती हैं। और इन पहाड़ियों के बीच में जो जल भरा हुआ होता है उसे रामगढ़ क्रेटर झील बोलते हैं। यानी कि उल्कापिंड के कारण ये झील बनी हुई है, रामगढ़ क्रेटर है ना, रामगढ़ क्रेटर झील है ना, प्राकृतिक है। दोहरी तस्तरीनुमा जो पहाड़ी हैं, दोहरी तस्तरीनुमा जो पहाड़ी हैं ऐसी, ये पहाड़ी कहाँ मिलती हैं? उदयपुर में गिरवा पहाड़ी बोलते हैं ना। गिरवा पहाड़ी जो है उदयपुर के अंदर है, गिरवा पहाड़ी वो कैसी? दोहरी तस्तरीनुमा पहाड़ी है उदयपुर के अंदर। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स के अंदर मिलती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो कोटा और झालावाड़ के अंदर, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है। तो देखो कितनी सारी पहाड़ियाँ हमने पढ़ ली है ना। सर्पिलाकार जो पहाड़ी है वह नाग हिल्स है अजमेर के अंदर, ये तो हमने पढ़ ही ली थी, ठीक है। तो गोलाकार या 56 की पहाड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। घोड़े के नाल वाली पहाड़ी कहाँ पर है? 12 हाड़ौती के अंदर, जो जिसके अंदर रामगढ़ क्रेटर झील है। दोहरी तस्तरीनुमा गिरवा पहाड़ी उदयपुर के अंदर। अर्धचंद्राकार बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर है। सर्पिलाकार जो पहाड़ी है वह नाग हिल्स बोलते हैं, अजमेर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, पूरी मैदान और हाड़ौती का पठार अब हम देखेंगे, ये लास्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? एक थोड़ा सा कंपैरिजन दे रखा है पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। हाड़ौती का जो पठार है दक्षिणी पूर्वी पठार है उसके अंदर, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन, फिर डिटेल में हम पूरी मैदान देखेंगे। तो जो पूरी मैदान है उसकी उत्पत्ति किस में हुई है? प्लेस्टोसीन काल के अंदर क्या है, पूरी मैदान की उत्पत्ति हुई है। और पूर्वी मैदान कैसे बना? गंगा यमुना द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उससे पूर्वी मैदान बना हुआ है। ये पूर्वी मैदान देखो, ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी मैदान है, ठीक है, ये पूर्वी मैदान है ना, ये पूर्वी मैदान है। ये जो अलवर भरतपुर और ये जयपुर है ना, सवाई माधोपुर करौली, ये सारे जो मैदान है पूर्वी मैदान है, ठीक है। विस्तार कहाँ है? राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 23% जो है पूर्वी मैदान बना हुआ है। राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका 23% किस में है? पूर्वी मैदान में है। और ये 10 से 12 जिलों में फैला हुआ है पूर्वी मैदान। जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 39% क्या है किसके अंदर रहता है? पूर्वी मैदान के अंदर। जो यहाँ पर क्या सर्वाधिक जनघनत्व है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व। हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था ये, है ना। मृदा कैसी है? जलोढ़ या कांप या कछारी मृदा बोलते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक क्या फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, सरसों, चना और खाद्यान्न का कटोरा भी किसे बोलते हैं? पूर्वी मैदान को क्या बोलते हैं? खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। जलवायु आर्द्र होती है और यहाँ औसत वर्षा क्या है? 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39% है। जलोढ़ मृदा मिलती है और प्लेस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। बांगर और खादर क्या होता है? बांगर क्या है? जैसे नदी है, नदी से बना है ये मैदान। तो मैदान का जो ऊपरी वाला हिस्सा जो है, जो नदी से दूर है, नदी तट से दूर है, उस ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये क्या कम क्या है? उपजाऊ होता है। आप बस ये बात याद रखना। खादर क्या है? ये क्या उपजाऊ होता है, ठीक है। ये क्या नदी के पास वाला हिस्सा होता है, इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद ही खादर है, ठीक है। तो बांगर वाले के अंदर क्या खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, कम उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। मिट्टी से जो नदी की जो मिट्टी है वे पुरानी होती हैं, ये ओल्ड होती है। और ये जो है खादर के अंदर जो नवीन मृदा लाई हुई होती है नदियों के द्वारा, उससे जो भूमि बनती है उसे खादर बोलते हैं। ये उपजाऊ होती है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं हाड़ौती पठार और देख लेते हैं। ये पूरी मैदान हमने देख लिया है एक बार, थोड़ा सा ब्रीफ में, अभी डिटेल में हम देखेंगे, 2 मिनट रोकिए, ठीक है। तो हाड़ौती की जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये रहा दक्षिण और पूर्व में ये जो पठार है, ये हाड़ौती का पठार है, ये जो है, ठीक है। ये इसकी उत्पत्ति कब हुई है? पूरी मैदान की तो प्लीस्टोसीन काल में हुई है, और हाड़ौती पठार की कब हुई है? क्रिस्टेशियस काल के अंदर। क्रिस्टेशियस काल ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से निर्मित है। ये जो पठार है बेसाल्ट लावा से निर्मित है। किससे? बेसाल्ट लावा से निर्मित है। कब? क्रिस्टेशियस काल के अंदर। विस्तार क्या है? राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89%। कितना प्रतिशत? क्षेत्रफल का 6.8%, जो है किसके अंदर है? हाड़ौती के पठार के अंदर है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जिले आते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 11% कहाँ रहता है? हाड़ौती के पठार में रहता है। यहाँ मृदा कैसी है? काली या रेगुर या कपासी मृदा रहती है ना। यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन सी है? कपास, सोयाबीन, संतरा, अफीम, मसाले और मसालों का प्रदेश कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि मसाले का प्रदेश कैसे कहा जाता है? हाड़ौती के पठार को कपास, सोयाबीन, संतरा, अफीम, मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं। और काली, रेगुर, कपास जो है इसकी मृदा है। अति आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती वाला है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दक्कन ट्रैप और विंध्य कगार जो ये है उनसे बना हुआ है। दक्कन की पहाड़ी और विंध्य कगार की पहाड़ियों से बना है हाड़ौती का पठार। वो आगे हम अभी डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिटेल में क्या है, हमने ब्रीफ में हमने देख लिया है पूर्वी मैदान और हाड़ौती। अभी हम डिटेल में पूर्वी मैदान प्रदेश देख लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। गंगा, यमुना वगैरह जो भी नदी हैं उनसे प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं पूर्वी मैदान? माही का मैदान, बनास बाणगंगा मैदान और चंबल मैदान, ठीक है। बनास बाणगंगा मैदान में देखो, बनास जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से बताओ? खैनवर हिल से, राजस्थान से, हमने देख लिया था पहले। और बैराट हिल से किसका उद्गम होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये 3 नदी हैं। माही नदी के द्वारा जो मैदान बना है वह माही का मैदान है। पूर्वी मैदान जो बना हुआ है नदियों से जो है मिट्टी लाई जाती है, उसी से तो मैदान बनता है, ठीक है। बनास बाणगंगा से जो मैदान बना है वो बनास बाणगंगा जो मिट्टी लेकर के आई है उससे जो मैदान बना है वो बनास बाणगंगा का मैदान, और चंबल का मैदान चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है, समझे। तो अब पहले देखते हैं माही का मैदान देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, भाटी या बागड़ मैदान। तो देखो बागड़ का मैदान क्या है? बागड़ मैदान, ये बात याद रखना। बांगड़
ये क्या है, अर्धशुष्क मरुस्थल है। ये अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसे क्या बोलते हैं, बागड़। ठीक है, और बागड़ जो मैदान है वह क्या है, माही का मैदान है। उसे भाटी भी बोलते हैं या फिर बागड़ भी बोलते हैं, तो ये बात आपको याद रखते हैं। माही के मैदान का विस्तार क्या है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, जिसे हम कांठल का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, कांठल का मैदान भी बोलते हैं। कहाँ पर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है ना, मेनली इसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो मेनली जो मैदान है उसे कांठल का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एमपी है, ये थोड़ा सा इसमें उल्टा बता रखा है। एमपी से जो है इसका माही नदी का उद्गम होता है और ये इधर जाता है, प्रतापगढ़ से एंट्री करके ऐसे जा करके और ऐसे यू शेप में होती है ये। ठीक है, तो ये इसका गलत ये जो है इसका ये गलत दे रखा है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक, एक सेकंड बस, है ना, थोड़ा ज़रूरी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम है, इधर से सोम नदी आती है, उदयपुर से सोम आती है ना, प्रतापगढ़ और इससे एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो है माही नदी क्या है, एमपी से स्टार्ट होकर के यू शेप में जाती है, प्रतापगढ़ में एंट्री लेती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए कहाँ पर चली जाती है, गुजरात के अंदर चली जाती है। आगे नदी के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं जो मेन जो हमें मैदान के अंदर पढ़ना है, तो अभी मैदान ही पढ़ेंगे, अभी नदी के बारे में डिटेल में जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो माही नदी का जो मैदान है उसे हम बागड़ बोलते हैं और इसका विस्तार कहाँ है, माही नदी का जो मैदान है, माही नदी के द्वारा जो मैदान बना है उसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में इसका विस्तार है। और कांठल मैदान भी बोलते हैं, माही का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो मैदान बना हुआ है उसे कांठल का मैदान बोलते हैं। माही नदी का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या है, छप्पन का मैदान कहा जाता है क्योंकि यह 56 गांवों में विस्तृत है। माही मैदान में मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, मक्का, जो मक्का कौन सी है, माही कंचन और माही धमाल, ये मक्का की क्या है, ब्रीड है। चावल क्या, माही सुगंधा और गन्ना। तो मक्का, चावल, गन्ना ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, और मक्का कौन सी है, माही कंचन, माही धवल, ये याद रखना। माही सुगंधा क्या है, चावल है और गन्ना। ठीक है, मिट्टी कैसी है, लाल व चिकनी मिट्टी है, लाल है लेकिन चिकनी है, काली चिकनी नहीं है, लाल चिकनी है। कहाँ पर, माही के मैदान के अंदर। ठीक है, छप्पन का मैदान क्या, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के का जो मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं क्योंकि 56 गांवों में विस्तृत है। ये बात आपको माही मैदान में याद रखनी है। बनास बाणगंगा मैदान पर आते हैं बस थोड़ा सा याद रखना माही मैदान में। तो ठीक है, कौन कौन से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में विस्तृत है। और ठीक है, बनास मैदान देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से बनास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली मैदान। तो मेवाड़ मैदान हो गया बनास का। बनास कहाँ से, खेमनौर हिल्स राजस्थान से उत्पन्न होती है। तो देखो मेवाड़ मैदान के अंदर कौन कौन से, बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ मैदान कहते हैं। जो बनास नदी बहती है उसके द्वारा जो दक्षिण का जो मैदान बना है ना, उसका विस्तार किस किस में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान है, चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है। ठीक है ना, और उदयपुर है। इन मैदान, ये जो है ये उदयपुर है, ये राजस्थान है, ये भीलवाड़ा है और ये जो है चित्तौड़ है। इसका जो मैदान है, ये जो मैदान है ये किसके द्वारा बनाया गया है, बनास के द्वारा, है ना। ठीक है, तो CUBR, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान, ये मैदान है, मेवाड़ मैदान बना हुआ है किसके द्वारा, बनास नदी के। दूसरा है मालपुरा करौली मैदान, ये मालपुरा करौली मैदान है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, मालपुरा करौली मैदान। बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान बोलते हैं, जो कहाँ पर है बनास का उत्तरी मैदान, अजमेर टोंक, सवाई माधोपुर, ATM, अजमेर टोंक, M मतलब माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर। तो ये ATM से याद रखना आपको। ठीक है, ये मालपुरा करौली का मैदान है, ये मेवाड़ का मैदान है। ठीक है, तो बनास के अंदर जो मिट्टी है, ठीक है, भूरी मिट्टी पाई जाती है ना, बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी कहाँ, माही के मैदान में। बनास में भूरी मिट्टी है ना। बनास अब देखते हैं बनास बाणगंगा मैदान, है ना। तो बनास बाणगंगा मैदान में, बनास का मैदान हो गया। अब देखते हैं बाणगंगा का मैदान। ठीक है, ये दोनों नदी मिलकर ही तो मैदान बनाती है। देखो राजस्थान का ये है ना राजस्थान, तो ये बनास बाणगंगा जो नदी है दोनों मिलकर के ये वाला जो मैदान है, पूरा जो ये मैदान है
इधर का ये दक्षिण का तो ये माही ने बना दिया, और ये जो है बनास नदी ने बना दिया, ये वाला है, ठीक है, ठीक है, बनास ने बना दिया, तो बनास बाणगंगा ने बना दिया, तो बाणगंगा का ये वाला मैदान हो जाएगा, वो देखते हैं, दोनों मिलकर के बनास बाणगंगा का मैदान बोलते हैं। तो बाणगंगा का जो मैदान है वो किस में है, बाणगंगा के मैदान को रोई का मैदान भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, जिसका विस्तार कहाँ पर है, जयपुर, कोटपुतली भैरव, दौसा, भरतपुर, ठीक है, जयपुर और इधर कोटपुतली भैरव, इधर दौसा और इधर क्या है, ये भरतपुर, ये वाला मैदान है, ठीक है। इधर ये गलत लिख रखा है इसने, है ना, तो अब तो ये बात याद रखना, ये कोटपुतली भैरव कहाँ है, ये इधर है ना, ठीक है, ये कोटपुतली भैरव है ना, दौसा है, ये भरतपुर है ना। ये जो मैदान है ये किसका है, बाणगंगा का मैदान है, बाणगंगा का मैदान, जिसे हम रोई का मैदान भी बोलते हैं। मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बाणगंगा मैदान के अंदर, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विशेषता क्या है, बाणगंगा मैदान में जनघनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बात याद रखना है। मैंने बात क्या है, रोई का मैदान को ही बाणगंगा मैदान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमें हमारे चंबल का मैदान, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, जिसे बीहड़ या डांग का मैदान भी बोलते हैं। बीड़ क्या है, हमने पढ़ा था ना, बीड़ क्या है, एक प्रकार की घास है ना, बीड़ क्या है, घास है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा था। बीहड़ क्या है, बीहड़ क्या है, बीहड़ क्या है, एक मैदान है जो किसके द्वारा बना है, चंबल नदी के द्वारा बना है। चंबल का जो उद्गम है वह एमपी से है ना, कौन सी पहाड़ी है, कहाँ से होता है, वो हम नदी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही है। चंबल में के अबनालिका अपर्दन, देखो ये अबनालिका अपर्दन बना हुआ है, इधर इधर वेटलैंड है, ठीक है, ये ऐसे अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियाँ जो है बीहड़ कहलाती हैं। ये जो मैदान है, ये जो उत्खात जो है, उत्खात भूमि बन गई है, इधर उधर बेडलैंड बन गया है ना, ये जो है बन रही है, इसकी अबनालिका अपर्दन के कारण, ये जो बहती है अबनालिका बनाती हुई, उसके कारण जो क्षेत्र उसे ही बीहड़ बोलते हैं, यानी कि जो चंबल का मैदान है उसे ही बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ कैसा है, उत्खात स्थलाकृति है, ठीक है, जो मैदान है चंबल का। चंबल का मैदान विस्तार में मिट्टी देखते हैं, विस्तार कहाँ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर। चित्तौड़गढ़, ये जो आंशिक चित्तौड़ है, ये चित्तौड़गढ़, यहाँ से ये वाले चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ ही, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, है ना, सवाई माधोपुर, करौली, देखो ये करौली इधर है, ये दौसा है, करौली और धौलपुर के जो क्षेत्र है उसमें क्या है, इसका विस्तार किसका, चंबल का। और इसकी जो चंबल की मिट्टी है काली जलोढ़ मिट्टी है, कैसी है, काली और जलोढ़ है, काली जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, कोटा बूंदी इसके होते हुए जाता है चंबल का विस्तार, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, है ना। पूर्वी मैदान का महत्व देख लेते हैं। पूर्वी मैदान हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। कृषि उत्पादन, पूर्वी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कि जलोढ़ है, कछारी है या फिर कांप भी बोलते हैं। जनघनत्व अधिक होगा क्योंकि यह अधिक उपजाऊ मैदान है। आधारभूत अवसंरचना क्या है, पूर्वी मैदान में आधारभूत संरचना अधिक विकसित है, जैसे सड़क, विद्युत, परिवहन, शिक्षा, सारी है ना, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है इसलिए सारी जो है मेन संरचना है यहाँ पर उत्पन्न है, बनाई गई हैं पूर्वी मैदान में। और देखते हैं उद्योग, पूर्वी मैदान अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक विकसित है, जैसे जयपुर और अलवर के अंदर उद्योग काफ़ी हैं। पक्षी की जैव विविधता भी पूर्वी मैदान पाई जाती है। पूर्वी मैदान में पक्षियों की अधिक प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि बंदवाराटा जो है और केवलादेव जो भरतपुर के अंदर है उसमें पक्षियों की जैव विविधता पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं दिशाओं के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग देखते हैं। तो देखो उत्तर के अंदर जो है, एक सेकेंड, उत्तर के अंदर क्या है, घग्गर नदी है, घग्गर का मैदान हो जाएगा। सिंधु नदी इधर है और लूनी नदी है। नीचे की साइड माही का मैदान है, इधर यमुना और चंबल नदी का मैदान है, ठीक है, दिशाओं के अनुसार, ठीक है। हाड़ौती का पठार देखते हैं या फिर दक्षिण पूर्वी पठार देखते हैं। इसका निर्माण बोसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है, क्रिस्टेशियस काल में हुआ है। औसत ऊंचाई 500 मीटर होती है किसकी, हाड़ौती पठार की औसत ऊंचाई जो है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी महान सीमा भ्रंश, है ना, सीमा का भ्रंश होना, यानी कि जैसे दो चट्टानें हैं वो मिल करके एक सीमा बनाती हैं, एक भ्रंश बनाती हैं, एक फॉल्ट बना देती हैं, है ना, एक दर्रा टाइप बना देती हैं, है ना। ऐसा लगेगा कि यहाँ से ज़मीन दो टुकड़ों में हो गई है, ठीक है, समझे आप बात को इजी भाषा में। एक भ्रंश है या फिर एक फॉल्ट है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला है और हाड़ौती है उसके बीच में एक भ्रंश है ना, एक फॉल्ट है।
यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। विस्तार कहाँ है इसका, जो ये भ्रंश है ये कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से चित्तौड़गढ़ से होकर के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक है, यहाँ तक धौलपुर तक जाता है ये भ्रंश ऐसे। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर तक जाता है क्या, ये भ्रंश GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। हाड़ौती के उत्तर पश्चिमी एवं अरावली के पूर्व में स्थित है। तो हाड़ौती है, ये हाड़ौती क्षेत्र है, इसके उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में है ना, और अरावली के पूर्व में, तो अरावली है, अरावली का ये पूर्व हो गया, ये हाड़ौती के उत्तर पश्चिम हो गया। उसके बीच में क्या है, ये सीमा भ्रंश है। ठीक है, महान सीमा भ्रंश है जो अब नदियों द्वारा साथ लाकर भर दिया गया। अब तो भरा गया है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर देखेंगे हम बहुत साल पहले है ना, तो ये भ्रंश स्पष्ट दिखता था पहले। ठीक है, हाड़ौती के पठार का अध्ययन देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती के पठार को मुख्य 2 भागों में बांटा गया और 3 गौण भागों में बांटा गया। तो मुख्य तो 2 भाग हैं और गौण कौन से हैं, 3 हैं। गौण भी देखेंगे, पहले मुख्य भाग देखते हैं। दक्कन लावा का पठार और विंध्यन कगार। तो दक्कन लावा का पठार जो हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, जिसका दक्कन लावा का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ पर है, मालवा प्रदेश और ऊपर माल है ना, किसका, दक्कन लावा का पठार। तो मालवा प्रदेश में, राजस्थान में जहाँ मालवा का पठार का विस्तार है, उसमें क्या है, दक्कन लावा का पठार है। समझिए, दक्कन लावा का पठार और विंध्यन कगार का पठार, ये 2 पठार हैं। ठीक है, तो दक्कन लावा का जो पठार है उसके अंदर विस्तार जो है, दक्कन लावा का पठार कहाँ तक है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर कौन है, दक्कन लावा का पठार है, जो कि मालवा प्रदेश है। मालवा प्रदेश कौन सा है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, और ऊपर माल का जो है, ऊपर माल जो प्रदेश है, ऊपर माल का जो हिस्सा है वह क्या है, मालवा का पठार का उत्तरी विस्तार। जो मालवा का जो पठार है उसका उत्तर में क्या है, भीलवाड़ा, भैंसौरगढ़ जो चित्तौड़ के अंदर है, बिजौलिया जो है भीलवाड़ा के अंदर और भैंसौरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये ऊपर माल के अंदर है। यानी कि ये दोनों जो है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये किससे बना हुआ है, दक्कन लावा का पठार। यानी कि मालवा प्रदेश और ऊपर माल किससे बना हुआ है, दक्कन लावा का पठार। आप समझे बात को। ठीक है, दूसरा है विंध्यन कगार का पठार जो है उसके अंदर के, यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार क्या, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती है। और डांग क्षेत्र में क्या है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। ठीक है, ये सारे जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण में पूर्वी हिस्सा है जो है, वह क्या है, विंध्यन कगार है। समझिए, तो 2 हिस्सों में है, ये 2 पठार हैं। ठीक है, दक्कन लावा का पठार में प्रतापगढ़, झालावाड़ है, जो मालवा प्रदेश है, मालवा MP की साइड में है ना, यानी कि दक्षिण की साइड में है, जो MP से लगा हुआ है। हालांकि झालावाड़ की मैक्सिमम सीमा MP से ही लगती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये जो है ऐसा ही तो है। ठीक है, ये है, तो इधर का जो हिस्सा है ये है ना, और ये जो प्रतापगढ़ से मिला हुआ है, इधर ये प्रतापगढ़ है, इधर प्रतापगढ़ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मालवा प्रदेश है ना, तो ये दक्कन लावा पठार से बना हुआ है। और इधर जो भीलवाड़ा है, इधर ये भीलवाड़ा है, और ये चित्तौड़गढ़ का जो भैंसौरगढ़ किला है, यहाँ चित्तौड़गढ़ है या भीलवाड़ा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये हाड़ौती की जो पठार है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये किससे बना हुआ है बताओ, ये दक्कन लावा के पठार से बना हुआ है। एक बार डायग्राम चलो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से बना देता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट में मैं करता हूँ। ठीक है, हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में, जैसे ये है, ये मैप है, और ये जो हमारा झालावाड़ ऐसा ही तो बना है, जैसे ये राजस्थान है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो ये झालावाड़, कोटा, बूंदी वगैरह है ना। तो ये वाला देखो, ये तो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का भैंसौरगढ़, और इधर ये क्या प्रतापगढ़ है, इधर प्रतापगढ़ है, इधर क्या भीलवाड़ा है, और ये वाला जो हिस्सा है झालावाड़ का, ये वाला हिस्सा ये किस में है, दक्कन लावा का पठार। और विंध्यन कगार में दक्षिण पूरब में स्थित है। तो ये दक्षिण हो गया और ये पूरब का जो हिस्सा है, तो इधर ये कोटा, बूंदी है ना, बारा है ना, और ये जो झालावाड़ का और बाकी का जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है ना, और आगे अगर हम जाएंगे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाले जो हिस्सा है ये किसमें है, विंध्यन कगार के अंदर है। समझे आप बात को। तो इसके अंदर जो विंध्यन कगार की जो चट्टान है उनमें जो खनिज मिलते हैं, जैसे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिलता है, लाल पत्थर मिलता है, कोटा स्टोन मिलता है, हीरा मिलता है, ये किस में मिलते हैं, विंध्यन कगार की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमने मेन मुख्य 2 भागों में, और जो गौण है हाड़ौती के 3 गौण जो है भाग हैं वो देख लेते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ मिलती है, शाहाबाद उच्च भूमि मिलती है कहाँ पर, बारां के अंदर, और डंग गंगधर उच्च भूमि मिलती है कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर। तो ये 3 सब डिवीजन है किसके,
पठार के, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी मुख्यतः कहाँ मिलती है, बूंदी के अंदर। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ मिलती है, बारां के अंदर। और इस बारां के अंदर जो है रामगढ़ क्रेटर है या उल्कापिंड द्वारा झील बनी हुई थी, ठीक है। जो घोड़े के नाल जैसी जो पहाड़ियाँ उनके बीच में रामगढ़ क्रेटर है, ठीक है। कहाँ पर, बारां के अंदर है। डंग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ है, झालावाड़ के अंदर होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी उत्तर पश्चिम दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मेनली बूंदी में, बूंदी हिल्स में जो है विस्तार है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का 96 किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा और झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा हिल्स है, उनका विस्तार 120 किलोमीटर है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा ये बताओ, 96, अकेली 96 किलोमीटर कहाँ है, बूंदी के अंदर। तो मेनली बूंदी के अंदर है कैसी, अर्धचंद्राकार। और मुकुंदरा हिल्स और बूंदी हिल्स दोनों के यहाँ है। मुकुंदरा हिल्स एंड बूंदी हिल्स का क्या है, अर्धचंद्राकार है। हमने आगे भी स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है। दूसरा है शाहबाद उच्च भूमि मुख्यतः हाड़ौती के पूर्व में स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि हाड़ौती के पूर्व में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर मुख्यतः विस्तार कहाँ है, उच्च भूमि का 12 है मुख्य रूप से। इस क्षेत्र में घोड़ों की नाल जैसी पहाड़ियाँ स्थित है जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया जनजाति रहती है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति रहती है। दूसरी डंग गंगाधर उच्च भूमि, ये झालावाड़ में स्थित है। डंग गंगाधर जो भूमि है, इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। सोयाबीन का अधिक उत्पादन कहाँ होता है, डंग गंगाधर उच्च भूमि जो कि झालावाड़ में है, वहाँ पर सोयाबीन का अधिक उत्पाद होता है। अब देखते हैं हाड़ौती का जो है महत्व देख लेते हैं। कृषि उत्पादकता, हाड़ौती क्षेत्र में कैसी कृषि उत्पादकता जो है अधिक या उच्च पाई जाती है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। 6.89% के अंदर केवल इतने से क्षेत्रफल के अंदर 11% लोग रहते हैं, तो अच्छी बात है, मतलब जनसंख्या घनत्व है अच्छा खासा। सबसे ज़्यादा तो पूर्वी मैदान में 23% में 39% रहती है। खनिज क्या, हाड़ौती में मुख्यतः पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन है ना, हीरा, धौलपुर पत्थर, ये सारे जो है रेड स्टोन, धौलपुर पत्थर, ये खनिज जो है पत्थर वाले खनिज किसमें पाए जाते हैं, हाड़ौती के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हाड़ौती के अंदर जल उत्पादकता या फिर सतही जल ज़्यादा है। इस क्षेत्र में जल उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि इस भौतिक प्रदेश में नदियाँ अधिक पाई जाती हैं। हाड़ौती के अंदर जलीय जैव विविधता भी पाई जाती है, किसके अंदर, हाड़ौती के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, उद्बिलाव, गांगेसुस, डॉल्फिन, गांगेटिक, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक गंगा नदी में पाई जाती हैं और उसके बाद कहाँ मिलती हैं ये, यहाँ पर, क्या पर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। कौन सी, घड़ियाल, मगरमच्छ, उद्बिलाव, गांगेसुस, है ना, चंबल नदी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा जो है भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो आपके लिए थैंक यू, ठीक है। तो ये स्पीड में करवाया है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।